एपिसोड 11 अंश के आगे आया नूर की सच। नूर की बॉडी में इस वक्त अनबियरेबल पेन हो रहा था, पर फिर भी अपने दर्द की चिंता किए बिना ही वो अंश के फार्म हाउस से बाहर निकल चुकी थी और इस वक्त किसी बेजान इंसान की तरह बिना आगे देखे अपनी ही धुन में सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसे तो कुछ होश ही नहीं था, पर इस वक्त सड़क पर से गुजरने वाले सभी लोग नूर को ही देख रहे थे। नूर का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। तभी पता नहीं अचानक कहीं से नूर के बिल्कुल आगे एक सफेद रंग की वैन आकर रुकती है और वहां से दो आदमी बाहर आते हैं जिन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। नूर के आगे अचानक से उस वैन के रुकने से नूर अपनी दुनिया से बाहर आती है और उन दो आदमियों को देखकर डरती है। तभी वो नूर के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ने लगते हैं। तभी नूर डरते हुए उनसे पूछती है, आप लोग कौन हो अंकल और मेरे से क्या चाहिए आपको? तभी एक आदमी नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, अभी ज्यादा बक बक मत कर और चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह इस गाड़ी में बैठ, वरना तुझे उठाकर लेके जाएंगे। चल बैठ। इतना कहकर वो आदमी नूर को उस वैन में बिठाने की कोशिश करता है कि तभी नूर उस आदमी के हाथ को काट देती है और फिर उससे कहती है, नूर आप दोनों के साथ क्यों जाएगी? मुझे अपने घर जाना है, आप लोगों के साथ नहीं। तभी दूसरा आदमी अपने पहले साथी से कहता है, ये चूहिया ऐसे नहीं मानेगी, निकाल वो रुमाल और सुनघा साली को, वरना ये हमारे हाथ नहीं आएगी। इससे पहले कि नूर वहां से बचकर भागती, वो आदमी क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल नूर को सुंघा देता है, जिससे नूर बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही वो दोनों नूर को उस वैन के अंदर डालते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अंश का फार्म हाउस। अंश अभी तक सोया था, पर नींद में ही उसे बहुत पसीना आ रहा था, यहाँ तक कि अंश नींद में ही बहुत पैनिक होने लगता है और फिर वो कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलता है और एक झटके में बेड पर उठकर बैठते हुए बहुत ही जोर से चीखता है, नूर। इस वक्त अंश की सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज उस सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंश का चेहरा पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था, तो वो अपने चेहरे को अपनी हाथों से कवर करता है और खुद से ही कहता है, गॉड इतना बुरा सपना। अंश का ध्यान अभी भी उसकी बाजू वाली जगह पर नहीं पड़ा था, जो अभी पूरी तरह से खून से भरी हुई थी। तभी अंश अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलता है और आगे देखता है। जैसे ही उसे अपने आगे का नज़ारा दिखता है, वो चौंक जाता है और खुद से कहता है, ये मेरा रूम नहीं है, ये तो मेरे फार्म हाउस। इतना कहते ही वो रुक जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी अंश को वो सब कुछ याद आता है जो उसने नूर के साथ कॉलेज में और फार्म हाउस में किया था। अंश झट से अपनी आंखों को बंद करता है और मन में कहता है, प्लीज इसे मेरा एक डरावना सपना ही रहने दो गॉड। अंश धीरे से अपना सिर घुमाता है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए उस तरफ देखता है जहां कल नूर सोई थी। जब अंश की नजर उस तरफ पड़ती है, तभी उसकी जान उसके गले में फंस जाती है। उसका मुंह खुला रह जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश बिना अपनी पलकें झपकाए उस तरफ ही देखता है और फिर कहता है, ये कोई सपना नहीं, एक सच है। मैंने कल सच में नूर के साथ वो सब। छी, कैसे कर सकता हूं मैं ये सब उसके साथ, कैसे? अपने गुस्से की आग में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने उसके साथ वो सब किया, और ये इतना खून। तभी अंश की आंखें लाल हो जाती है और वो अपने हाथों की तरफ देख गुस्से में खुद से कहता है, इन्हीं हाथों से मारा ना मैंने उसे। तभी अंश उस बेड पर से उठता है और फिर बिना किसी देरी के अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर लगे बड़े से मिरर पर मारता है। अंश के एक ही वार से उस मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके कुछ कांच के टुकड़े अंश के दोनों हाथों में घुस जाते हैं, पर इससे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो रोते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, क्यों मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, क्यों? मैंने तो कल अपनी हैवानियत की सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। कितने दर्द में होगी वो बच्ची। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अंश तुरंत वहां से उठता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। कल रात को अंश अपने बॉक्सर पर सोया था, पर वो अपने हाथों पर लगी चोटों को वैसे ही छोड़ता है और नीचे हॉल की तरफ भागता है। अंश को ऐसी हालत में देख सर्वेंट्स घबरा जाते हैं और अंश के बाहर जाते ही वहां का एक सर्वेंट राठौर विला में फोन करके सब कुछ बता देता है कि कल अंश किस हालत में नूर को फार्म हाउस लेकर आया था और अभी अंश कैसे पागलों की तरह भागते हुए गया है। बाहर आते ही अंश अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी नूर के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ाता है। तभी बीच रास्ते में अंश को उसके पर्सनल बॉडीगार्ड अलेक्स का कॉल आता है, तो अंश उसकी गाड़ी में पड़े एयरपॉड्स लेकर उसे अपने कानों में लगाता है और अपने फोन को उससे कनेक्ट करके अलेक्स से कहता है, हाँ बोलो अलेक्स। तभी अलेक्स उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर अंश झट से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है और अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, ऑक्स सेंड मी दैट वीडियो नाउ। इतना कहकर अंश फोन कट कर देता है और खुद से कहता है, अगर अलेक्स जो कुछ भी कह रहा है वो सच हुआ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ सच हो जो उसने बताया है, प्लीज गॉड।
अंश अपने में ही खोया होता है कि तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है तो अंश अपना फ़ोन चेक करता है। अंश की फ़ोन में अलेक्स ने एक वीडियो भेजी थी जो 12 साल पहले की थी और ये अलेक्स ने अंश के कहने पर बहुत मुश्किल से ढूंढी थी जो भगवान की कृपा से अलेक्स के हाथ लग गई। बिना कोई टाइम वेस्ट किए अंश वो वीडियो ओपन करता है और जो भी उस वीडियो में देखता है उसे देखने के बाद उसका दिल उसके गले में आता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंश उस वीडियो में देखता है कि नूर जो उस वक्त सिर्फ 5 साल की बच्ची थी वो सीढ़ियों पर खेल रही थी और कैसे सीमा नूर के पीछे से आती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का ही देने वाली थी कि तभी नूपुर वहां आ जाती है और नूर को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और नूपुर ऊपर की पहली सीढ़ी से लेकर नीचे वाली आखिरी सीढ़ी तक रोएड होते जाती है जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगती है और खून भी आता है। नूपुर के गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहां आते हैं और नूपुर को ऐसे देख सबकी सांसें थम सी जाती है। अंश दौड़ते हुए नूपुर के पास आता है और देखता है कि नूपुर बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब हमें नूपुर से उसके गिरने की वजह पूछता है तो वो ऊपर सीमा की तरफ इशारा करती है जो नूर के साथ अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। नूपुर को अपनी तरफ इशारा करता देख सीमा झट से नूर को अपनी जगह पर खड़ा कर देती है और खुद उसकी जगह पर खड़ी हो जाती है। ये जगह वाला झोल झाल वो उन सब के देखने से पहले ही करती है तो सबको भी यही लगता है कि नूपुर नूर की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो वही मासूम नूर बस एकटक अपनी मम्मा की तरफ ही देख रही थी जो उसके पापा अमेक की गोद में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। नूपुर को नूर की तरफ इशारा करते हुए देख सबको एक बड़ा सा सदमा लगता है और जब वो सब नूपुर की तरफ देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नूपुर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। उस वीडियो में ये भी कैद हुआ था कि कैसे उन सब ने मिलकर उस मासूम सी बच्ची को अपनी ही मां का कातिल बना दिया था जो कि पूरी तरह से एक झूठ था जो अभी इस वीडियो ने साबित कर दिया। अंश उस वीडियो में देखता है कि कैसे उसने तभी उस 5 साल की बच्ची को 2 थप्पड़ लगाकर अपने घर से बाहर नहीं निकाला नहीं बल्कि फेंक दिया था, पर वो बच्ची तो एक शब्द भी बोल नहीं रही थी। जब से उसकी मम्मा ने उसके आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था तब से नूर एकदम चुप हो गई थी। ये सब कुछ देखने के बाद अंश अपना फोन उसकी बाजू वाली सीट पर रखता है और स्टीयरिंग व्हील पर अपने सिर को पटकते हुए कहता है क्यों हम सच नहीं देख पाए। माँ ने उस सीमा की तरफ इशारा किया था पर उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी जगह बदल दी और वहां मेरी बच्ची को खड़े कर दिया। सब ने उसे गलत समझा ही, पर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई यार। मैं ये कैसे भूल गया कि जिसे मैं सजा दे रहा हूं वो मेरी नूर है। मैंने क्या कुछ गलत नहीं किया उस बच्ची के साथ। मैं इतना बुरा तो अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं होता जितना उसके साथ था। क्यों? और वो बच्ची बिना कुछ कहे चुपचाप सब कुछ सहती रही बिना एक शब्द कहे। कल जो मैंने उसके साथ किया वो तो माफी के भी काबिल नहीं है। ऐसे में किस मुंह से जाऊंगा मैं उसके आगे। पर आई हैव टू गो, पता नहीं कितने दर्द में होगी वो। मैं आ रहा हूं नूर, बस बी सेफ। इतना कहकर अंश अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। लगभग 40-45 मिनट के बाद अंश नूर के अपार्टमेंट के आगे अपनी कार रोकता है और नूर के अपार्टमेंट के ठीक आगे राठौर विला था तो उसी वजह से अंश के जितने भी गार्ड्स थे वो अंश के गाड़ी के पास आते हैं और एक गार्ड अंश के बाहर आने के लिए उसकी कार का दरवाजा खोलता है। अंश जैसे ही अपनी कार से बाहर आता है ठीक उसी समय वहां अलेक्स आ जाता है। अंश बिना कुछ बोले सीधे नूरे के अपार्टमेंट में भागता है और जब वो अंदर जा रहा था तभी उसे नूर के अपार्टमेंट में जाते हुए ईशान और मायरा देख लेते हैं। तभी मायरा नूर के अपार्टमेंट के एंट्रांस की तरफ देखते हुए ईशान से पूछती है, अंश भाई इतनी हड़बड़ी में नूर के अपार्टमेंट में क्यों गए हैं इशू, और वो बहुत डरे सहमे भी लग रहे थे ना। तभी ईशान मायरा को जवाब देते हुए उससे कहता है, ये तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा ना मायूसो, लेट्स गो नाउ। इतना कहकर वो भी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नूर का अपार्टमेंट। इधर अंश जब अंदर आता है और दरवाजा खोलता है तो उस वक्त उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि जो अपार्टमेंट बाहर से दिखने में किसी क्लासी बंगले जैसा लग रहा था वो अंदर से बिल्कुल एक खंड था। अंदर ना ही कोई बड़ी लाइट थी और ना ही एसी, यहाँ तक कि वहाँ कोई साधारण सा पंखा भी नहीं था। उस बड़े से रूम के एक कोने में जहाँ नूर रहती थी सिर्फ एक छोटी सी कपड़े की गठरी थी और उसके साथ साथ नूर का टफी जो असल में अंश ने ही उसे उसके नूर फर्स्ट बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। उसके साथ वहाँ एक छोटा सा पानी का मटका था और एक छोटा सा स्टोव था जिस पर नूर अपने लिए मैगी बनाती थी। ये सब देखने के बाद तो अंश के पैरों तले की जमीन ही हिल जाती है। धन्यवाद। एपिसोड 12 अंश का गिल्ट और नूर की बेबसी। तभी वहां ईशान और मायरा आते हैं और वो दोनों भी वही सब देखते हैं जो अंश देख रहा था। तभी मायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस रूम को अच्छे से देखते हुए उन दोनों से कहती है, ये तो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई एक्जूरियस चीजें नहीं है। अरे यहाँ तो एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान को जीने के लिए लगती है। तभी ईशान मायरा की बात को काटते हुए ब्लैंकली उससे कहता है, मतलब नूर इस रूम में रह रही थी, पर कैसे?
मैं तो यहाँ 1 मिनट भी ना रहूं, पर उसने अपने 12 साल इस 4 दीवारी में गुजारे हैं। मायरा और ईशान बस यही सोच रहे होते हैं कि तभी अंश अपने घुटनों पर बैठते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, इसीलिए कल उसने मुझसे कहा था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, जो बिल्कुल सच था और मैं बेवकूफ़ उसे भी बस झूठ ही समझ रहा था। तभी ईशान अंश के आगे बैठता है और उससे पूछता है, भाई ये क्या बोल रहे हो आप। तभी उसकी नज़र अंश के दोनों हाथों पर पड़ती है जो खून से भरे हुए होते हैं, जिसे देखकर ईशान डर जाता है और अंश से पूछता है, भाई ये आपके हाथों में इतनी चोट कैसे लगी। ईशान की बात सुनकर मायरा का भी ध्यान अंश के हाथों की तरफ जाता है और वो खुद भी घबरा जाती है। तभी अंश उन दोनों की तरफ देख उनसे कहता है, जो हमने नूर के साथ किया है ना, उसके आगे ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। अंश की बात सुनकर मायरा गुस्से में उससे कहती है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो भाई, क्या आप भूल गए कि शी इज मर्डरर, मम्मा को मारा है उस। तभी मायरा की बात को काटते हुए अंश उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है, नहीं, वो माँ की खूनी नहीं है और ये बस हमारी एक गलतफहमी थी। इस पर ईशान अंश से पूछता है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो भाई, आप भूल गए क्या खुद नूपुर माँ ने नूर की तरफ इशारा किया था। तभी अंश रोते हुए ईशान से कहता है, यही तो हमने देखा, पर उससे पहले क्या हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। देखना है ना तुम लोगों को कि मैं इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा हूं, तो लो इसे देखो। अंश उसके फोन में जो वीडियो था वो उन दोनों को भी दिखाता है और उस वीडियो को देखते ही मायरा लड़खड़ा जाती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी ईशान उसे पकड़ लेता है। तभी अंश उन दोनों से पूछता है, क्या अब भी तुम दोनों को लगता है कि नूपुर माँ की जान नूर ने ली है। अरे ये तो एक झूठ की पट्टी थी जो हम लोगों को पहनाई गई थी, जिसमें अंधे होकर हमने उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। तभी मायरा नूर को उस रूम में ढूंढते हुए अंश से पूछती है, भाई नूर कहाँ है। कल आप उसे अपने साथ ले गए थे ना, तो बोलिए कहाँ है वो और कल आपने उसके साथ क्या किया था। मायरा का सवाल सुनते ही अंश अपना सिर झुका देता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी मायू, कल मैंने अपने बदले और नफरत की सारी हदें पार कर दी और मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। अंश की बात सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी ईशान अंश से कहता है, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ। माना कि हमें उससे अपना बदला लेना था, पर वो एक बच्ची है यार और आप। मायरा बिना कुछ बोले उस अपार्टमेंट में नूर को ढूंढने लगती है, पर उसे नूर कहीं नहीं मिलती। तभी ईशान अंश की तरफ देख उससे कहता है, भाई पता नहीं क्यों, पर मुझे इसमें उन दोनों रमेश और सीमा का ही हाथ लग रहा है। उस वीडियो में भी ये साफ साफ दिखाया है कि वो सीमा नूर को पुश कर रही थी, पर माँ ने देख लिया। फिर जब हमने नूर को घर से निकाला था तभी उन लोगों ने ही उसे इस अपार्टमेंट में रहने दिया था ना। उन्होंने कहा था कि वो नूर को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, और यहाँ देखो कोई इंसान सर्व कर पाए इतनी भी चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई कि वो दोनों सिर्फ हमारे आगे ही नूर के साथ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तभी ईशान कुछ सोचता है जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो घबराते हुए अंश से कहता है, भाई हमने तो इन 12 सालों में एक बार भी यहाँ आकर नहीं देखा और ना ही नूर पर ध्यान दिया। इस बात का फायदा उठाते हुए उन दोनों ने उस बच्ची के साथ क्या क्या किया होगा, और हो ना हो नूर के गायब होने के पीछे वो लोग ही है। तभी अंश अपनी आंखों से आग उगलते हुए ईशान से कहता है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वो लोग हैं या नहीं, पर जो कुछ भी उन लोगों ने 12 साल पहले किया था ना, उसके लिए तो मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि कभी उन्होंने सोची भी नहीं होगी। तभी अंश अलेक्स की तरफ देखता है जो उनके पीछे ही खड़ा होता है। अंश अपनी प्लेन वॉइस में अलेक्स से कहता है, अलेक्स मुझे इन 24 घंटों के अंदर नूर चाहिए, फिर चाहे तुम्हें उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक ही क्यों ना करना पड़े करो, पर मुझे मेरी नूर चाहिए। नाउ गो एंड से एपिसोड ह। अंश का ऑर्डर फॉलो करते हुए अलेक्स वहां से चला जाता है और अंश अपनी खून भरी आंखों से कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, वो उसके मम्मा की ब्रेव बेबी है। इतना कहकर अंश भी वहां से चला जाता है। इधर वो लोग नूर को मुंबई के ही जंगल में लेकर आते हैं जहां पर एक छोटी सी गुफा होती है। नूर अभी तक बेहोश होती है तो वो लोग नूर को पकड़ते हैं और उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में पहले से ही वो दोनों शैतान रमेश और सीमा मौजूद थे और उनके साथ एक आदमी भी था जो उनकी ही उम्र का था। वो दोनों गुंडे नूर को लाकर नीचे जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से नूर उस सख्त जमीन पर अपने पेट के बल गिरती है। जैसे ही वो गिरती है उन तीनों की नज़र नूर की बुरी तरह से घायल पीठ पर जाती है और तभी सीमा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अरे इसे तो पहले से ही इतना पिटा गया है, जरा देखो तो कैसे जख्म बन गए हैं उसकी नाजुक सी पीठ पर। वैसे छोड़ो, इससे मुझे क्या, मुझे तो बस इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे काम है। इस लड़की को मुझे पालना नहीं है, मरने दो। हाँ। तभी रमेश उस तीसरे इंसान की तरफ देखकर उससे कहता है, तो चलो डॉक्टर साहब करो अपना काम शुरू, दो उसे वो ड्रग और हाँ इस बार पूरा ही देना, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से 17 साल की लड़की से 5 साल की बच्ची बननी चाहिए।
भले ही इसकी बॉडी और ये खुद दिखने में 17 साल की लगे, पर इसका दिमाग पूरी तरह से एक 5 साल के बच्चे का होना चाहिए जो अपनी एक चॉकलेट की लालच में बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी बातों में आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर उन दोनों की तरफ देख उनसे कहता है, आप दोनों शो हो क्योंकि अगर मैंने इस लड़की के बॉडी में ये पूरा ड्रग इंजेक्ट कर दिया तो ये शायद कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इस पर सीमा उस डॉक्टर की बात को काटते हुए उससे कहती है, तो हमें कहाँ इसे नॉर्मल करना है, और वैसे भी ये सिर्फ 6 महीनों तक जिएगी। 18 साल की होते ही हम उसे एक चॉकलेट का लालच देकर उससे उन सभी पेपर्स पर साइन करवा लेंगे और फिर जैसे ही हमारा काम निकल जाएगा वो दिन इस लड़की की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिंदगी भर कौन इसे संभालता रहेगा? हम इसके पैसों पर राज करेंगे या फिर इस पागल लड़की की देखभाल करेंगे? हाँ, अभी ज्यादा हमारा सिर मत खाओ और जितना कहा है उतना करो। वो डॉक्टर अपना सिर हिलाता है, पर तभी वो रमेश उस डॉक्टर से कहता है, अरे रुको भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? रमेश की बात सुनकर वो सीमा अपने पति की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है। तभी उसका पति उससे कहता है, अरे मेरा मतलब है कि क्यों ना हम उस अंश को इसके नजरों में और गिराए, पहले से ही बेचारा इतना बुरा कर चुका है तो हम भी उसे बुरा बनाने में क्यों पीछे रहे। तभी वो एक गुंडे की तरफ देख उससे कहता है, डाल इसके ऊपर पानी और उठा इसको। जैसे रमेश कहता है वैसे ही एक गुंडा नूर के ऊपर पानी डालता है, जिसकी वजह से वो बच्ची हड़बड़ाकर उठती है और अपने आगे उन जानवरों को देखती है। तभी सीमा उसके पास आती है और झूठा प्यार दिखाते हुए नूर से कहती है, हाय कैसी है मेरी बच्ची, और देखो तो कितनी बुरी तरह से मारा है उस अंश से इसे। तभी रमेश नूर के पास आकर उससे कहता है, हाँ सीमा वो बहुत बुरा है और देखो कितनी तकलीफ देता है वो इस फूल सी बच्ची को। अभी उसने हमें भी परेशान करना शुरू कर दिया है। उसने पता है हमसे क्या कहा? नूर बिना किसी एक्सप्रेशन के उनके तरफ देखती है और तभी वो रमेश अपनी झूठी रोनी शक्ल बनाकर नूर से कहता है, उसने हमसे कहा कि हम तुम्हें मार दे। देखा कितना बुरा है वो, और अभी मजबूरी में हमें तुम्हें ये इंजेक्शन लगाना ही होगा। नूर तो जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। उसे तो अपने आंखों के आगे बस अंश का चेहरा ही दिख रहा था। नूर को पता था कि अगर अंश उसे जान से मारना चाहता तो वो कब का मार देता। नूर ये बात अच्छे से जानती थी कि भले ही अंश उससे कितनी ही नफरत क्यों ना कर ले, पर आज भी अंश की जान बसती है नूर में और वो चाहकर भी उस बात से मुकर नहीं सकता था। रब्बा वे, नूर को सब कुछ बस धुंधला सा दिखता है, पर उसे उसके दिल में अभी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तेरी दुनिया मेरे रब्बा, क्यों मुझे ही रास नहीं। दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना, आके और देते हैं। मानो जिनको सहारा, वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा। तू ही ओढ़ दे मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा। तू ही ओढ़ दे। नूर के दिल में अब तक का जितना भी दर्द भरा था वो सब उसकी आंखों से आंसुओं के जरिए बाहर आता है और वो अपनी बदकिस्मती पर रोने लगती है। उसके आंखों के आगे आज भी वो मनहूस नज़ारा घूमता था जब उसकी मम्मा ने उसके सामने अपना दम तोड़ा था और सबने उसी दिन उसे पराया कर दिया था। दस्तक बिना आए गम भी अजीब है, जानते नहीं है इनको फिर भी क्यों नसीब है। हाथ जिसने थामा था वो ही ना हुए अपने, हाल तू ही जाने रब्बा तू ही तो करीब है। तुझको ही अब कहूँ बस दुख ये गोर देते हैं, मानो जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा। तू ही ओढ़ दे मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा। तू ही ओढ़ दे। नूर को वो सब याद आता है जो अंश ने उसके साथ किया था। वो सब सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे उसकी बचपन की कुछ धुंधली सी तस्वीरें याद आती है जहां उसे सभी किसी एंजल जैसा मानते थे, पर देखते ही देखते कैसे उनकी एंजल एक खूनी बन गई थी। प्यार जो मिला मुझको जीने का बहाना था, क्या पता था जा ले लेगा। दिल मेरा निशाना था, दर्द था नसीब में, दर्द को निभाना था। आग के समंदर में डूब के ही जाना था। जख्म पहले मिटे ना, आके और देते हैं। मानो जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा। तू ही ओढ़ दे मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा। तू ही ओढ़ दे। तभी नूर को उसके चाचा चाची की झूठ भरी बातें याद आती है कि कैसे जब भी वो लोग नूर के पास आते थे तभी उनका बस एक ही काम होता था, नूर को अंश के खिलाफ भड़काना और ये कहना कि अंश नूर की जान लेना चाहता है। पर शायद नूर को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये सब कुछ झूठ है। वो बस सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। हाले दिल हुआ ऐसा, दर्द की लहर जैसा जिसका ना इलाज कोई। दर्द ये जहर जैसा, खालीपन यूं उतरा है बन के एक कहर जैसा। मेरे इस अंधेरे में कोई ना सहर जैसा, देना कोई दिलासा। गम पे गौर देते हैं, मानो जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला,
तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा, तू ही ओढ़ दे मेरी तकदीरों में लिखे या मौला, तू ही मोड़ते मेरे नसीबों की उतरी रदा, तू ही ओढ़ दे। तभी रमेश उस डॉक्टर को इशारा करता है तो वो अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और रमेश उसे उस ड्रग की बोतल देता है। वो डॉक्टर उस इंजेक्शन को रेडी करता है और उन दोनों के कहे के मुताबिक नूर के एक हाथ में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। उस इंजेक्शन के लगते ही नूर अपना बचा हुआ होश भी खो देती है। धन्यवाद। एपिसोड 13 अंश की तड़प और नूर का 12 साल पीछे जाना। नूर के बेहोश होते ही रमेश उन दो गुंडों को कुछ इशारा करता है तो वो दोनों नूर को जमीन पर से उठाते हैं और वहां रखी चेयर पर बिठाकर उसे रस्सियों से बांध देते हैं। तभी रमेश फिर से उन दोनों गुंडों से कहता है, हम लोग वापस जा रहे हैं। 2 दिन बाद आकर देखेंगे, तब तक ये लड़की यहाँ से बाहर जानी नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ से भागी तो मैं तुम दोनों को इसी जंगल में काट कर फेंक दूंगा। जब इसे होश आएगा तब ये यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगी, तो इसे डराना धमकाना और अगर इससे भी नहीं मानेगी तो हाथ पैर तोड़ देना इसके। पर याद रहे ये लड़की मरनी नहीं चाहिए। बाकी तुम दोनों को इसके साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो। होश आते ही हो सकता है ये बच्चों वाली हरकतें करे, पर उसकी हरकतें देख पिघल मत जाना वरना वो तुम दोनों के सिर पर बैठ जाएगी। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद वो दोनों गुंडे नूर की तरफ देखते हैं और फिर एक गुंडा अपने साथी से कहता है, वाह यार, क्या मस्त लड़की है ये, देखना इस बेहोशी की हालत में भी कितनी कमाल लग रही है। तभी उसका साथी नूर की तरफ अपनी अस्त भरी नजरों से देखते हुए अपने साथी से कहता है, हाँ बात तो तू सही बोल रहा है। वो लोग तो 2 दिन बाद आएंगे ना, इसका मतलब 2 दिन तक ये हमारी है और हम जो मर्जी इसके साथ कर सकते हैं। पर अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गया हूं तो थोड़ी देर यही सो जाता हूं। मैं तो कहता हूं तू भी सो जा और फिर उठकर सोचते हैं कि इस लड़की के साथ पहले क्या करना है। उस गुंडे का साथी भी उसकी बात से सहमत होता है और फिर वो दोनों ही नूर के एक साइड में अपने अपने सोने के लिए एक चटाई बिछाते हैं और दोनों ही सारे गधों घोड़ों को बेचकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर अंश अलेक्स और उसके बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर मुंबई का चप्पा चप्पा खोज रहा था, पर तब भी उसे नूर का नामो निशान तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि मायरा, ईशान और अथर्व सारा भी नूर को हर एक जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें भी नूर की एक खबर तक नहीं मिलती। नूर को ढूंढते हुए अभी पूरे 7 घंटे हो चुके थे और यहाँ तक कि उन सब ने पूरा मुंबई शहर छान मारा था, पर उन्हें अब तक नूर की छोटी सी झलक भी नहीं दिखी थी। उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि नूर अचानक से गायब कहाँ हो गई, उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया था। इस वक्त अंश पूरा पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, जिसे देख उसके सभी गार्ड्स भी उससे बहुत डर रहे थे। अंश का सफेद चेहरा रो रो कर पूरा लाल हो चुका था। उसके हमेशा जेल से सेट किए हुए बाल आज पूरे बिखरे हुए थे और कुछ कुछ बाल उसके माथे पर भी आ रहे थे, पर अंश को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अंश के ब्रांडेड कपड़े अभी पूरी तरह से गंदे हो चुके थे और उस पर खून के दाग भी थे जो अंश की हाथों में लगी हुई चोटों की वजह से उसके कपड़ों पर लगे थे। अंश ने अपने सभी सोर्सेस को यूज किया था पर उसे नूर का कुछ भी पता नहीं चला था, जिसकी वजह से आज अपनी जिंदगी में पहली बार अंश खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। इस वक्त वो सभी अंश, अलेक्स, बॉडीगार्ड्स और वो चारों एक मंदिर के पास में ही रुके हुए थे। तभी अंश अलेक्स पर भड़कते हुए उससे कहता है, अलेक्स पूरे 7 घंटे हो चुके हैं और अब तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, क्यों? गो वन से एपिसोड है और अगर उसे ढूंढने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया को ही क्यों ना खाक करना पड़े करो, आई डोंट केयर, बट मुझे मेरी बच्ची ला कर दो वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। जाओ। अंश की गुस्से भरी और कानों को चीरती हुई आवाज सुनकर अंश के सभी गार्ड्स अलेक्स के साथ फिर से एक बार नूर का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं, तो वो चारों अभी अंश के साथ ही होते हैं और उसकी ये हालत देख बस अपने आंसू बहाते हैं। तभी अंश अपने आसपास देखता है तो उसे एक मंदिर दिखाई देता है, जिसे देखकर अंश बिना किसी देरी के उस मंदिर की तरफ भागता है और उसे ऐसे भागते हुए देख वो चारों भी अंश के पीछे पीछे भागते हैं। उस मंदिर में आते ही अंश अपने जूते वहां नीचे उतार देता है और फिर मंदिर के अंदर जाता है। ये मंदिर वही गणेश जी का मंदिर था जहां कल नूर आई थी। अंश गणेश जी की मूर्ति के आगे अपने हाथों को जोड़कर खड़ा रहता है और फिर रोते हुए उनसे कहता है, आप मुझे सजा दे रहे हो ना बापा, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं, इसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं और मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। एक ऐसे इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया जिसने कभी वो गलती की ही नहीं थी। मैं इतना हार्टलेस और बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूं कि मुझे सही गलत का कुछ भी फर्क नहीं समझा और मैंने उस इंसान को सज़ा दे दी जो कभी किसी सज़ा का हकदार ही नहीं था। मैंने बहुत बुरा किया उस बच्ची के साथ, उससे उसका पूरा बचपन, सारे रिश्ते छीन लिए और उसे अकेला कर दिया। मैं तो इतना बुरा हूं बापा कि जब मेरा इन सब चीज़ों से भी दिल नहीं भरा तो मैं उस छोटी सी बच्ची को बुरी तरह से चोट पहुंचाने लगा।
मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ और शायद मैंने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए मुझे कभी उससे और आपसे माफ़ी मिलेगी भी नहीं और ना ही मैं कोई उम्मीद करूँगा, पर मेरी गलतियों की सज़ा आप प्लीज़ उस बच्ची को मत दो और वो जहाँ कहीं भी है उसे ठीक ठाक मुझे लौटा दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से उसे कभी कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और ना ही मेरी वजह से उसे कोई परेशानी होगी। जो भी मैंने उसके साथ किया है उसके लिए अगर वो मुझसे सारी उम्र नफरत भी करेगी ना तो मैं उसकी नफरत भी सहने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आप उसे कुछ मत होने देना। अगर आपको किसी को सज़ा देनी ही है तो मुझे दो पर उसे नहीं। ये शायद मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो वो मुझसे दूर चली गई, पर आज भी मेरी जान उसमें है। अगर मेरी गलतियों की वजह से उसे कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को मिटा दूंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा कोई भी वजूद ही नहीं है। वो है तो मैं हूं वरना मैं भी नहीं रहूंगा। अंश अभी पूरी तरह से टूट चुका था और उसी के साथ साथ वो लोग भी अभी टूट चुके थे। वो चारों भी वहां खड़े रहकर रो रहे थे और उनकी आंखें बंद थी कि तभी अचानक से उन्हें वहां कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो चारों अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां उनके आगे उन्हें अंश नहीं दिखता, पर जैसे ही उनकी नजर नीचे जमीन की तरफ पड़ती है तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस वक्त अंश उनके सामने जमीन पर बेहोश पड़ा था और ये देखते ही वो चारों नीचे अंश के पास बैठते हैं। तभी ईशान अंश का सिर अपनी गोद में रखता है और जैसे ही उसे कुछ महसूस होता है वो उन तीनों की तरफ देख परेशानी भरी आवाज में उनसे कहता है, भाई की बॉडी तो किसी आग की तरह जल रही है। हाई फीवर है इन्हें और मुझे पक्का यकीन है जरूर इनका बीपी हाई हुआ है तभी भाई बेहोश हुए हैं। तभी ईशान अंश के गाल पर हल्के से टैप करते हुए कहता है, भाई प्लीज आंखें खोलो भाई। भाई। पर अंश एक बार भी अपनी पलकें तक नहीं झपकाता, ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। तभी अथर्व गणेश जी की मूर्ति के पास रखे हुए कलश की तरफ देखता है और फिर तुरंत जाकर उस कलश में से उस नारियल को निकालकर बाप्पा के पैर के पास रखता है और बाप्पा की मूर्ति की तरफ देख उनसे कहता है, सॉरी बाप्पा मैं इस कलश का पानी लेकर जा रहा हूँ, आप मुझे माफ कर देना। इतना कहकर अथर्व उस कलश में रखे पानी को अंश के चेहरे पर छिड़कता है पर तभी भी कुछ नहीं होता। ये देखकर मायू रोते हुए उन दोनों लड़कों से कहती है, हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्लीज भाई को हॉस्पिटल लेकर चलो। पहले से ही नूर का कुछ पता नहीं चल रहा है और ऐसे में भाई को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं प्लीज चलो। मायरा की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए वो दोनों लड़के सारा और मायरा की हेल्प से अंश को पकड़ते हैं और फिर उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर जंगल के उस गुफा में वो दोनों गुंडे अब तक सारे गधों घोड़ों को बेचकर सोए हुए थे, पर फिर कुछ समय बाद उनकी नींद खुलती है और वो दोनों नूर की तरफ देखते हैं, जो पहले से ही अपनी नीली नीली आंखों से उन दोनों को ही देख रही थी। इस वक्त नूर ने अपने होठों का एक प्यारा सा पॉट बनाकर रखा था और वो उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। तभी नूर अपनी प्यारी सी आवाज में उन दोनों से पूछती है, आप दोनों कौन हो अंकल और नूर को यहाँ पर क्यों रखा है? मुझे घर जाना है। मम्मा मम्मा। नूर मम्मा मम्मा कहते हुए रोने लगती है और उसे ऐसे रोता हुआ देख वो गुंडा अपने साथी से कहता है, लगता है जो ड्रग उन लोगों ने इस लड़की को दिया है उस ड्रग का असर इस लड़की पर हो गया है, देखो कैसे किसी छोटे बच्ची की तरह मम्मा मम्मा कहते हुए रो रही है। तभी दूसरा गुंडा उससे कहता है, रोने दे इससे हमें क्या, हमें तो बस अपना काम करना है। मैं ये पहले से ही बता दूं कि उस ड्रग की वजह से नूर अभी पूरी बच्ची बन गई थी, उसे उसके साथ क्या हुआ है वो कुछ भी याद नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वो पूरे 12 साल पीछे जा चुकी थी और उसका दिमाग भी अभी एक 5 साल के बच्चे की तरह बन गया था, जिसे दुनियादारी की कुछ समझ ही नहीं होती। ऐसे में अगर उसे कुछ भी पता था तो वो है उसकी मम्मा, उसकी फैमिली। अभी उस ड्रग के असर की वजह से वो उसी समय पर अटकी थी जहां सब कुछ ठीक था, उसके पास उसकी मम्मा भी थी। पर क्या नूर कभी उस समय से निकल पाएगी और अभी जो भी दिख रहा है वो क्या है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। तभी नूर इधर उधर देखती है और अपनी रोती हुई आवाज में कहती है, नूर कहाँ है और मम्मा और रेयू अंश भी नहीं है यहाँ। मेरे को मम्मा के पास जाना है, नूर को रेयू चाहिए। मम्मा रेयू। बेचारी बच्ची फिर से अपनी मम्मा और रेयू की रट लगाए रोने लगती है। वही द स्काई इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इस वक्त अंश एक स्पेशल रूम में सोया बेहोश था और उसके हाथ में सलाइन की ड्रिप लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों की भी ड्रेसिंग हुई थी। तभी अचानक से उस रूम में एक तेज आवाज गूंजती है, जो थी नूर। ये आवाज अंश के मुंह से निकली थी जब वो एकदम से चीखते हुए उठता है। अपनी आंखों को खोलकर अंश सबसे पहले खुद को उस स्पेशल रूम में देखता है। तभी उसका ध्यान रागिनी अंश की मॉम पर पड़ता है, जो अभी अंश के पास ही थी और उसकी चीख सुनकर थोड़ा घबराई हुई भी थी। अंश की आवाज सुनकर आरव अंश का पीए भी उस रूम में आता है और देखता है कि अंश अभी पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। खुद को ऐसे हॉस्पिटल में देख अंश हड़बड़ा जाता है और फिर आरव की तरफ देख उससे पूछता है, आरव मैं कितने घंटों से यहाँ पर हूँ?
अंश का सवाल सुनते ही आरव अंश को बताता है, सर लगभग 2 घंटे हो रहे हैं। आरव की बात सुनकर अंश शॉक्ड हो जाता है और ब्लैंक होकर कहता है, 2 घंटे? मैं 2 घंटों से यहाँ हूँ और अब तक मेरी नूर का पता नहीं चला है। मुझे जाना होगा, पता नहीं कहाँ होगी वो। इतना कहकर अंश अपने हाथ में से उस सलाइन की ड्रिप को निकालता है और तभी आरव उसे रोकते हुए उससे कहता है, सर ये क्या कर रहे हो आप? यू आर वीक नाउ, प्लीज ऐसे मत करिए। तभी अंश आरव पर थोड़ा चिल्लाते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम परफेक्ट वाई फाइन, बट वो ठीक नहीं है और उसके ठीक ना होने के पीछे मैं हूँ। मैंने उसे इतनी तकलीफ पहुंचाई है कि मैं खुद नहीं भूल पा रहा हूँ, तो वो बच्ची कैसे भूलेगी? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। धन्यवाद। एपिसोड 14 अंश ने बचाया नूर को। नूर अंश को नहीं पहचानती। अंश बेड से उठने वाला होता है कि तभी रागिनी अंश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अंशु सब ढूंढ रहे हैं नूर को, तुम चिंता मत करो बेबी। तभी अंश रोते हुए रागिनी से कहता है, कैसे मॉम? कैसे चिंता नहीं करूं मैं? मैंने ही जिद की थी और इतनी मन्नतें मांगी थी उसके लिए, पर जब भगवान ने उसे दिया तो मैंने क्या किया? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे अपने आप से तो दूर कर ही दिया, पर उसे चैन से जीने तक नहीं दिया मैंने। इतने टॉर्चर्स किए, इतना तड़पाया उस बच्ची को, रोज किसी ना किसी बात के लिए उसे पनिशमेंट देता था जबकि उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं रहती थी। मैं अपने बदले की आग में इतना नीचे कैसे गिर गया मॉम की जिस बच्ची में मेरी जान बसती थी, उसकी ही जान के साथ खेल रहा था मैं। कल तो मैंने सभी लिमिट्स क्रॉस कर दी, पहले कॉलेज में सबके सामने उसे अपनी बे लत से मारा और फिर उसके साथ आई हेट माई सेल्फ, आई एम वेरी क्रू एंड हार्ट एस बस तारान कंडी। अगर उसे मेरी वजह से कुछ भी हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद के साथ क्या कर बैठूंगा। तभी रागिनी भी रोते हुए अंश से कहती है, इसमें तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है अंशु, हम सब भी उतने ही गुनहगार है उस बच्ची के। हम सब ने मिलकर उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसे इतना अकेला कर दिया। नूपुर की जान बसती थी उसमें, ये भूल गए थे हम, और देखो किस्मत का खेल, आज जब हमें हमारी गलतियों का एहसास हुआ है तो वो बच्ची हमारे पास नहीं है। पता नहीं ऐसे कहाँ चली गई है वो, सब उसे ढूंढ रहे हैं पर अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है। तभी अंश बेड पर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपनी नम आंखों से रागिनी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, पहले ही मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी मॉम, उसे इतना दर्द देकर, अब मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े या फिर पूरी दुनिया को आग ही क्यों ना लगानी पड़े, आई डोंट केयर। तभी अंश रागिनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, जब तक मुझे मेरी नूर नहीं मिलती तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अब मैं राठौड़ विला में अपने कदम तभी रखूंगा जब मेरी जान मेरे साथ होगी, ये मेरा रेयांश सिंह राठौड़ का वादा है आपसे मॉम। इतना कहते ही अंश वहां से चला जाता है और रागिनी बस रोते रहती है। हॉस्पिटल से निकलते ही अंश अलेक्स को कॉल करता है और जब अलेक्स अंश का कॉल रिसीव करता है तभी अंश उससे अपनी इमोशनलेस आवाज में पूछता है, कुछ पता चला नूर का अलेक्स? तभी अलेक्स अंश को कुछ बताता है जिसे सुनकर अंश के एक्सप्रेशन बहुत डार्क और डेंजरस हो जाते हैं। अंश अपनी कोल्ड वॉइस में अलेक्स से कहता है, लोकेशन भेजो मुझे राइट नाउ। इतना कहकर अंश फोन कट कर देता है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। अंश जल्दी से अपने फोन को चेक करता है और फिर अपने मन में कहता है, बी सेफ बेबी लव, आपके रेडियो आ रहे हैं। तभी अंश जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करके उसे फुल स्पीड पर भगाता है। इधर इस गुफा में अब तक नूर की रो रो कर बुरी हालत हो गई थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा और आंखें पूरी तरह से लाल हो चुके थे। इस वक्त नूर सच में किसी बच्चे की तरह सुबक रही थी कि तभी नूर को फिर से दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी पीठ पर लगे घाव अब तक फ्रेश थे और कल अंश ने जो भी अपनी हैवानियत दिखाई थी उसकी वजह से उसकी लोअर बॉडी पार्ट में अभी भी काफी दर्द हो रहा था। अब तो नूर का दिमाग भी पूरा बच्चों वाला बन चुका था, तो बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से इतना पेन क्यों हो रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल उसके साथ क्या हुआ है, यहाँ तक कि इन 12 सालों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उस ड्रग के असर की वजह से नूर वो सब कुछ भूल चुकी थी। तेज दर्द महसूस होने पर नूर जोर जोर से रोते हुए कहती है, नूर को आउचीक दर्द हो रही है, इसको निकालो। नूर को मम्मा चाहिए। नूर के मम्मा वाली रट से वो दोनों गुंडे अभी पक चुके थे और उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। नूर के ऐसे चीखने चिल्लाने और रोने की वजह से उन दोनों का दिमाग खराब हो चुका था। तभी एक गुंडा अपने साथी से चिढ़ी हुई आवाज में कहता है, अबे यार इस बच्ची का रोना बंद करवा, वरना मैं अभी इसी वक्त इसकी जान ले लूंगा। तब से गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। तभी उसका साथी अपनी गंदी आवाज और शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, अरे तू अगर इसे मार देगा तो हम इसका मजा कैसे लेंगे बे? एक काम करते हैं, इसका मुंह बांध देते हैं और फिर इसके साथ। वो किसी शैतान जैसे हंसने लगता है और उसका साथी भी उसकी बात से सहमत होता है।
उन दोनों को ऐसे भयानक तरीके से हंसता हुआ देख बेचारी नूर डर जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। तभी उन दोनों गुंडों में से एक गुंडा धीरे धीरे नूर की तरफ बढ़ता है और उसको ऐसे अपने करीब आता हुआ देख नूर कुछ सेकंड तक अपना रोना बंद करते हुए टुकुर टुकुर अपनी प्यारी पर आंसुओं से भरी पलकों को बार बार झपकाते हुए बस उस गुंडे की तरफ ही देख रही होती है। पर जब उसे कुछ याद आता है तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी मासूम सी आवाज में खुद से कहती है, ये गंदे अंकल नूर की तरफ क्यों आ रहे हैं, कहीं वो नूर को हर्ट तो नहीं करेंगे ना। रेयू कहाँ हो आप? देखो ये गंदे अंकल आपके बेबी लव को परेशान कर रहे हैं। नूर अपनी डर वाली दुनिया में ही खोई हुई थी कि तभी वो गुंडा आता है और नूर के मुंह पर एक पट्टी बांध देता है, जिसकी वजह से नूर कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी उसका दूसरा साथी भी उन दोनों नूर और पहला गुंडा के पास आता है और नूर की तरफ अपनी गंदी नजरों से देखकर अपने साथी से कहता है, अभी तो तूने इस चूहिया का मुंह भी बंद कर दिया, मतलब इसके चीखने चिल्लाने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम जो मर्जी इसके साथ कर सकते हैं और ये बेचारी हमें रोक भी नहीं सकती। पहला गुंडा भी उसकी बातों में हामी भरता है और दोनों फिर से हंसने लगते हैं। तभी वो पहला गुंडा नूर की तरफ अपने गंदे हाथों को बढ़ाता है और ये देखकर नूर की मासूम सी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, ये गंदे अंकल नूर के साथ क्या करने वाले हैं। नूर को रेयू ने बोला था कि नूर सिर्फ रेयू की है और रेयू ही नूर को टच कर सकते हैं, पर ये अंकल क्यों मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। मुझे रेयू के पास जाना है। भगवान जी, आप तो छोटू बेबीज की बात जल्दी से सुनते हो ना, तो नूर की भी सुन लो और मेरे रेयू को भेज दो, वरना ये गंदे अंकल नूर को टच करेंगे। नूर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उस गुंडे का हाथ अभी नूर के चेहरे की तरफ जाता है और ये देखते ही नूर अपना सिर इधर से उधर हिलाने लगती है। जब उस गुंडे का हाथ नूर के चेहरे से बस कुछ ही इंचेस की दूरी पर होता है तभी नूर डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। नूर की आंखों को बंद देखते ही उन दोनों के चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेशन आते हैं और जब वो गुंडा नूर के चेहरे को छूने ही वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो दोनों उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसने उस गुंडे का हाथ पकड़ा था, तभी उन्हें अपने आगे खुद यमराज और अपनी मौत नजर आती है अंश के रूप में। अभी अंश के साथ वहां उसके सभी गार्ड्स और अलेक्स भी होता है। तभी अंश अपनी भयानक आवाज में उस गुंडे जो नूर को टच करने वाला था से कहता है, रेयांश सिंह राठौड़ की अमानत को तू हाथ लगाए, इतनी तेरी औकात नहीं है बेटा, और इसे नूर यहाँ लाने की सजा भी तुम दोनों को मिलेगी। इतना कहकर अंश उस गुंडे के मुंह पर अपना एक ही भारी पंच देता है जिसकी वजह से उसके कुछ दांत बाहर आते हैं और उसके मुंह से खून भी निकलता है। तभी अंश अलेक्स की तरफ देख अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, अलेक्स लेकर जाओ इन दोनों को यहाँ से और इन दोनों के हाथ और पैर काट दो, पर ध्यान रहे ये दोनों मरने नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो मुझे इनसे बहुत कुछ उगलवाना है। अभी के लिए जितना मैंने कहा उतना करो, लेकर जाओ इन्हें। अंश की बात सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अंश के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर अंश तो खुद एक हैवान है जिसमें रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन लोगों के वहां से जाते ही अंश नूर की तरफ देखता है कि कैसे उसे रस्सियों से बांध कर रखा है, यहाँ तक कि उसके मुंह पर भी पट्टी थी। अंश झट से उसकी सारी रस्सियों को खोलता है और जब अंश नूर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी नूर उससे डरते हुए थोड़ा दूर होती है। तभी नूर घबराते हुए अंश की तरफ देखती है और सुबकते हुए उससे पूछती है, आप कौन हो और क्या आप भी उन गंदे अंकल के जैसे हो? पर आपने तो नूर को उन गंदे अंकल से बचाया, उनसे फाइट करके। मतलब आप गंदे नहीं हो, पर आप हो कौन? और नूर की मम्मा और रेयू कहाँ है? नूर को उनके पास जाना है, आप प्लीज ले चलो ना। नूर की ये बातें सुनते ही अंश की दुनिया थम सी जाती है और तभी अंश अपनी आंसू भरी आंखों से नूर की तरफ देखता है और उससे पूछता है, आप मुझे नहीं पहचानते नूर? मैं आपका रेयू हूँ बेबी। अंश की बात सुन के नूर कुछ सेकंड्स के लिए अंश की तरफ ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर वो अंश के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है, नहीं, आप नूर के रेयू नहीं हो, वो तो छोटू बेबी थे और आप इतने बड़े हो तो आप नूर के रेयू कैसे हो गए? आपने मेरे रेयू को कहीं छिपाया है क्या? अगर हाँ तो ऐसा नहीं करो, नूर को उसके रेयू दे दो, नूर को मम्मा के पास जाना। इससे पहले कि नूर आगे कुछ बोलती उसके सिर में एक बहुत तेज दर्द होता है तो नूर अपना सिर पकड़ लेती है और बहुत जोरों से चीखने लगती है। नूर को ऐसे दर्द में तड़पता देख अंश भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है और नूर के कंधों को धीरे से पकड़ते हुए उससे कहता है, बेबी लव क्या हो रहा है आपको, प्लीज बोलो रेयू को। नूर। तभी अंश की नज़र अचानक से नूर के नाक की तरफ पड़ती है जहां से अभी खून निकलने लगता है और यहां तक कि नूर के मुंह से भी खून निकलता है। अंश ये सब देखकर 2 मिनट के लिए बिल्कुल सुनना पड़ जाता है, पर तभी नूर की एक खौफनाक चीख उसे उसकी दुनिया से बाहर लाती है और जब वो नूर की तरफ देखता है तब नूर जमीन पर गिरने ही वाली होती है, पर अंश झट से नूर को अपनी बाहों में खींच लेता है तो नूर उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है।
नूर को अपनी आंखें बंद करता देख अंश अपने कांपते हुए हाथों से नूर के एक गाल पर हल्के से थपथपाता है और रोते हुए उससे कहता है, नूर आंखें खोलिए, मुझे पता है मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है और उसके लिए आप मुझे जो भी सजा दोगे वो मैं चुपचाप भुगत लूंगा, बट मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना, प्लीज उठिए ना बेबी। अंश उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर नूर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, जिसे देखकर अंश घबरा जाता है। अंश बिना टाइम गवाए नूर का एक हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करता है, पर तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है, क्योंकि जब अंश नूर की पल्स चेक करता है तब उसे पता चलता है कि नूर की पल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। अंश नूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं होगा आपको बेबी लव, आपके रेयू कुछ नहीं होने देंगे आपको। इतना कहकर अंश नूर को अपनी बाहों में उठाता है और फिर वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। धन्यवाद। एपिसोड 15 अंश का पागलपन। नूर की बिगड़ती हालत। द स्काई लाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अंश हॉस्पिटल के अंदर आता है और इस वक्त उसकी गोद में नूर भी होती है, जिसकी बॉडी अभी धीरे धीरे करके नीली पड़ रही थी। अंश बिना कुछ बोले डायरेक्ट वाई नूर को लेकर उसके प्राइवेट लिफ्ट में एंटर करता है और वो लिफ्ट सीधे 15वें फ्लोर पर आकर रुकती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है अंश उस फ्लोर पर मौजूद आईसीसीयू की तरफ भागता है। उस रूम आईसीसीयू के अंदर अंश नूर को बेड पर सुलाता है और उसके पीछे खड़ी नर्स से अपनी सर्द आवाज में कहता है, गो एंड इन्फॉर्म डॉक्टर आरव दैट आई एम कमिंग हिम हियर इमीडिएट वाई। अंश के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो नर्स वहां से आरव को बुलाने चली जाती है। तब तक अंश नूर के नाक और उसके मुंह के पास मौजूद ब्लड कॉटन से साफ करता है। इतने में ही आरव दौड़ते हुए वहां आ जाता है और फिर वो दोनों नूर की ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं। पर अंश को इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि नूर की ट्रीटमेंट करने के दौरान उसे कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली थी जो अब तक उससे छिपी हुई थी। 1 घंटे बाद जब आरव आईसीसीयू से बाहर आता है तभी वहां पर सभी अंश की पूरी फैमिली मायरा, सारा, अथर्व और अलेक्स मौजूद होते हैं। आरव को देख मायरा उसके पास जाती है और रोते हुए उससे पूछती है, आरव भाई नूर कैसी है वो और क्या मैं उससे मिल सकती हूँ प्लीज। इससे पहले कि आरव मायरा को कुछ बताता रागिनी आरव से पूछती है, आरव अंश कहाँ है। तभी आरव पहले रागिनी की तरफ देख उसके सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, आंटी अंश सर अंदर ही है और मुझे नहीं पता कि वो बाहर आएंगे भी या नहीं। इसके बाद आरव मायरा की तरफ देख बेहद चिंता भरी आवाज में उसे और साथ ही साथ फैमिली में सबको बताता है, मैं कोई भी बात गोल गोल घुमा के आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इस वक्त नूर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे हैवी ड्रग्स दिए गए हैं जिसकी वजह से उसका दिमाग किसी 5 साल के बच्चे जैसा हो गया है। जो ड्रग्स उसे दिए हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें से एक है मेमोरी लॉस। हमें आरव और अंश डाउट है कि वो अपने लाइफ के कुछ समय को पूरी तरह से भूल चुकी है और ऐसे में अगर उसके दिमाग पर थोड़ा भी प्रेशर पड़ा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर अभी के लिए उस बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है। उस ड्रग ने तो उसके दिमाग पर बुरी तरह से असर किया ही है, पर उसके साथ साथ वो कुछ ऐसी चीज भी ले रही थी जो उसके लिए बहुत हार्मफुल थी, जैसे कि एंटी डिप्रेशन पाइस और एसीपिंग पाइस। ये दोनों भी बेहद नुकसानदायक है और उस बच्ची के लिए तो बहुत ज्यादा। तभी ईशान आरव की तरफ देख एक आस के साथ उससे पूछता है, आरव भाई उसे होश कब तक आएगा। ईशान ने पूछे हुए सवाल का जवाब जानने के लिए सब आरव की तरफ ही देखते हैं। तभी आरव बिना किसी इमोशन के एक प्लेन आवाज में उनसे कहता है, जैसी उसकी हालत है ना इस वक्त, उसे देखते हुए मुझे खुद नहीं पता कि उसे होश कब तक आएगा। पर इतना कहते ही आरव चुप हो जाता है और आरव को ऐसे अचानक से चुप होता देख आर्यन, अंश के डैड, उसके आगे आता है और उससे पूछता है, पर क्या आरव, साफ साफ बता क्या बात है। तभी आरव आर्यन की तरफ देख उनसे कहता है, अंकल उसे अगले 48 घंटों के अंदर होश आना बहुत जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक तो वो कोमा में जा सकती है या फिर ब्रेन डेड से उसकी मौत। आरव आगे कुछ भी उटपटांग बोलता इससे पहले ही कोई उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और वो कोई और नहीं खुद अंश ही होता है, जो इस वक्त पूरा बौखलाया हुआ था। अंश की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और साथ में बुरी तरह से सूज गई थी, इससे पता चलता था कि वो कितना रोया होगा। अंश के हमेशा सेट किए हुए बाल आज पूरे बिखरे हुए थे और उसके कपड़े भी अब तक बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। अंश को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई भिखारी हो और इस वक्त वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। आरव की बात सुनते ही अंश उसे थप्पड़ मारता है और फिर आरव के शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए अपनी सबसे डेंजरस आवाज में उससे कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की। हाँ, कुछ नहीं होगा उसे, सुन रहा है तू आरव, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वो धड़ाम से नीचे जमीन पर बैठता है और उसे ऐसे देख आरव और अथर्व उसके पास बैठते हैं। तभी अंश रोते हुए उन सब से कहता है, सारी गलती मेरी थी और सजा वो भुगत रही है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे मौत की मुंह में धकेला है।
आज उसकी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आज मेरी वजह से वो बच्ची इतने दर्द में है, तड़प रही है। मैंने जितने भी टॉर्चर किए उससे मेरा मन नहीं भरा तो मैंने उसकी जान खतरे में डाल दी और इस वक्त लड़ रही है वो अपनी जिंदगी के लिए। क्यों? सिर्फ मेरी वजह से। मैं अपने बदले की आग में इतना अंधा कैसे हो गया कि मुझे उसकी मासूमियत तक नहीं दिखी। मुझे ना सच में कहीं जाकर मर जाना चाहिए, मैं जीने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी लाइफ, उसकी हंसी, उसकी फैमिली और यहाँ तक कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट और उसकी वर्जिनिटी भी। उस बच्ची को कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ इन 12 सालों में मैंने कैसे जानवरों जैसा बर्ताव किया। उसे तो ये तक याद नहीं है कि माँ अभी हमारे साथ नहीं है। वो अभी भी खुद को वही 5 साल वाली नूर समझ रही है। मेरी गलती के वजह से उसने अपनी मेमोरी खो दी और अभी उसका दिमाग पूरी तरह से एक बच्चे जैसा बन चुका है। तभी मायरा अंश के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है, भाई उसकी मेमोरी वापस आएगी ना? मायरा का सवाल सुनते ही अंश उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी हैवी आवाज में उससे कहता है, नहीं पता मायू। इसे ड्रग का हाई डोज दिया गया है जिसकी वजह से नूर के दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि उसकी मेमोरी वापस आएगी, अब तो बाबा जी ही कुछ मराके कर सकते हैं। हम लोगों ने भी उसे कम टॉर्चर नहीं किया। कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्मों की सजा यही इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, तो देखो भगवान किस तरह से हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती भी मैंने की है तो उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। नूर की हालत मेरी वजह से इतनी बिगड़ गई है तो उसे मैं ही ठीक करूंगा, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा पर उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस भी दिन नूर को मेरी वजह से कुछ हुआ वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये मेरा, रेयांश सिंह राठौड़ का आप सबसे वादा है। अब मेरी सांसें नूर की सांसों से जुड़ी हुई है। मैंने 12 साल पहले उसे खुद से दूर कर दिया था पर अभी मैं एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वो जहां जाएगी मैं वहां उसके साथ जाऊंगा, फिर वो चाहे दूसरी दुनिया में ही क्यों ना हो। मैंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो इसकी सजा मैं अपनी सारी उम्र भुगतूंगा। तभी अंश की नजर आरव पर पड़ती है और वो आरव की तरफ देख अपनी सबसे भयानक आवाज में उससे कहता है, उसे कुछ नहीं होगा और ना मैं कुछ होने दूंगा। अगर उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो वो भी मैं करूंगा, पर उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। समझा तू? अंश की इतनी भयानक आवाज सुन वहां मौजूद सबकी बॉडी कुछ पल के लिए कांपने लगती है। अंश के सवाल का जवाब देते हुए आरव झट से अपना सिर हिलाता है और फिर अंश वहां से वापस ICCU में चला जाता है जहां इस वक्त नूर है। जब अंश नूर के पास आता तभी उसका मासूम सा चेहरा देखकर अंश को खुद से नफरत सी होने लगती है। अंश को हर वो पल याद आता है जब उसने नूर को तकलीफ दी थी, उसे चोट पहुंचाई थी। उसे याद करते हुए अंश को अपने आप से ही घिन आती है। तभी वो नूर के पास बैठता है और उसका एक हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, मैंने बहुत तकलीफ दी है ना आपको, जिसके लिए आप शायद मुझे कभी माफ ना कर पाओ और करना भी नहीं चाहिए। मेरी कोई भी गलती आपके माफी के लायक ही नहीं है। आप अगर मुझसे जिंदगी भर नफरत भी करोगे तो वो भी मुझे मंजूर है, बट प्लीज एक बार उठ जाइए नूर। मैं आपसे वादा करता हूं आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। अगर आपको मेरा चेहरा नहीं देखना हो तो मैं कभी आपके आगे भी नहीं आऊंगा और ना ही कभी आपको परेशान करूंगा, पर आप प्लीज एक बार अपनी आंखें तो खोलिए। प्लीज नूर, मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूं, प्लीज गेट अप। वो नूर का एक हाथ पकड़ के रोते गिड़गिड़ाते रहता है पर नूर अपनी आंखें नहीं खोलती और ऐसे ही पूरे 26 घंटे बीत जाते हैं पर नूर को अब तक होश नहीं आता। इन 26 घंटों में अंश ने ना ही एक बूंद पानी पिया था और ना ही वो 5 मिनट के लिए सोया था। वो तो बस वही नूर का हाथ पकड़े एकटक नूर को ही देख रहा था। तभी बाहर से अंश को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है। तभी अंश नूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए बाहर आता है। बाहर आते ही उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ती है जो आपस में ही कुछ बातें कर रहे होते हैं। इससे पहले कि अंश उन पर बरस पड़ता उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है, हाँ मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा था, पर मैंने जब अपने आंखों से देखा तब मेरा भी विश्वास बैठ गया कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। उस आदमी की बात सुन अंश वही खड़ा उनकी बातें सुनता है। तभी वो दूसरा आदमी पहले वाले से कहता है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था ना कि जब दवा असर नहीं करती तब दुआ ही काम में आती है। अगर कोई बहुत सच्चे दिल से कोई दुआ मांगता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है और अजमेर शरीफ दरगाह तो इसका जीता जागता सबूत है। वहां जो भी जाकर सच्चे दिल से किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते ही है। इसी के साथ वो दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर अंश उनकी बातें सुनकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो उससे पूछता है, तो तू क्या सोच रहा है अंश?
उस आवाज को सुनते ही अंश अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां अभी आरव, आर्यन, ईशान, अथर्व और अलेक्स को देखता है। ये सवाल अंश को उसके पापा आर्यन ने पूछा था, तो आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए अंश उनसे कहता है, मुझे वहां जाना है डैड। अंश की बात को काटते हुए ईशान अंश से कहता है, भाई आर यू सीरियस? मतलब यार आप खुद एक इतने बड़े डॉक्टर होकर इन सभी चीजों पर यकीन कैसे कर सकते हो? तभी अंश अपनी पूरी तरह से सूजी हुई आंखों से ईशान की तरफ देख उससे कहता है, हाँ दुनिया के लिए हूं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, पर अभी मेरी ये डॉक्टरी कोई काम में नहीं आ रही है, और डॉक्टर भी कोई जादूगर नहीं होते इशू, वो भी तुम सबकी तरह इंसान ही होते हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है ना वहां चमत्कार भी होता है, और मेरे इसी विश्वास के लिए मुझे वहां जाना है। आज उस बच्ची की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं, तो उसे ठीक करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े और दुनिया के जिस भी कोने में जाना पड़े मैं जाऊंगा। 26 घंटे हो चुके हैं, मतलब अभी मेरे पास सिर्फ 22 घंटे है। मुझे अभी निकलना होगा। धन्यवाद। एपिसोड 16 अंश को देना होगा अपने प्यार का इम्तिहान। तभी अथर्व अंश से कहता है, ठीक है अगर तुझे जाना ही है तो तू अकेला वहां नहीं जाएगा, मैं और इशू तेरे साथ आ रहे हैं। तभी अंश कुछ कहने ही वाला होता है, पर अथर्व उसे चुप कराते हुए उससे कहता है, तू हमें तेरे साथ आने से नहीं रोकेगा अंश। थोड़ी अपनी हालत देख, तूने कुछ खाया पिया नहीं है और उस पर फिर से इतना तेज बुखार है तुझे। तूने सोचा है अगर तुझे कुछ हो गया तो प्रिंसेस को ठीक कैसे करेगा? हाँ, तो इसीलिए मैं तुझे बोल रहा हूं हम भी तेरे साथ चल रहे हैं, और आर्यन अंकल आरव के साथ यही है नूर के पास। तभी अंश अलेक्स की तरफ देख उससे कहता है, अलेक्स जेट रेडी करवाओ, हमें अभी जयपुर के लिए निकलना होगा, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। अंश का ऑर्डर मिलते ही अलेक्स उनके जाने के लिए सभी अरेंजमेंट्स करने में लग जाता है। तभी आर्यन अंश के गाल को पकड़ते हुए उससे कहता है, अलेक्स जब तक सभी अरेंजमेंट्स करवा रहा है तब तक तू भी चेंज कर ले, कल से इन्हीं कपड़ों में है तू। आर्यन की बात सुनकर अंश अपने कैबिन में बने उसके पर्सनल रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करता है, और जब अलेक्स उसे बताता है कि जेट रेडी है तभी अंश आरव की तरफ देख उससे कहता है, आरव प्लीज बी केयरफुल। तभी आरव अंश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, डोंट वरी सर, मैं नूर का पूरा ध्यान रखूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखो एंड हैव अ सेफ जर्नी। अंश बस अपना सिर हिलाता है और लास्ट टाइम नूर के रूम में जाकर उसके माथे पर किस करता है, और फिर वो चारों अंश, अलेक्स, ईशान और अथर्व वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में अंश का प्राइवेट जेट मुंबई से जयपुर के लिए निकल जाता है, और फिर वहां से वो लोग एक कार में बैठते हैं और अगले 2.5 घंटे में वो चारों अजमेर शरीफ दरगाह के आगे खड़े होते हैं। आ जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूं, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूं, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हूं आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। अंश उस दरगाह की तरफ देखता है और फिर वो दरगाह के बड़े से मेन गेट के अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी होते हैं। अंदर आते ही अंश दरगाह पर चढ़ाने के लिए एक फूलों की चादर लेता है और उसके साथ कुछ दूसरा सामान भी जो वहां यूज होता है। तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा तेरा दीवाना दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। ये है तेरा ही सौदाई, ये है तेरा ही शाहदाई, ये है तेरा ही सौदाई, ये है तेरा ही शाहदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। वो सभी चीजें लेकर वो दरगाह के अंदर आते हैं और फिर एक तरफ अपने जूतों को उतारकर अपना अपना सिर कपड़े रुमाल से ढकते हैं। उसके बाद वो चारों वहां एक तरफ लगे नल के पास आते हैं और वहां अपने हाथ और पैरों को साफ करते हैं। आखिर में वो चारों दरगाह के अंदर जाते हैं और तभी अंश उस फूलों की चादर वाली टोकरी को वहां मौजूद इमाम को सौंप देता है, और फिर इमाम इस चादर को खोलकर उसे दरगाह पर बिछाते हैं। पर जब इमाम उस फूलों की चादर को दरगाह पर बिछा रहे थे तभी उन चारों ने भी उस चादर को पकड़ लिया था। दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद वो चारों दरगाह पर अपना माथा टेकते हैं। कुछ 5 मिनट बाद वो तीनों अथर्व, ईशान और अलेक्स तो वहां से हट जाते हैं, पर अंश अभी तक वही उसी हालत में होता है। इस वक्त अंश दरगाह पर अपना माथा टेकने के साथ साथ फुट फुट कर रो रहा था। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हर गम भूल जाऊं। ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते, कहां तू और कहां मैं, पराया हूं यहां मैं। आ करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो, करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो, करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो। जानो दिल वार दून मैं, जिंदगी हार दून मैं, जैसे शमा पे मरता है परवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। थोड़ी देर बाद अंश दरगाह की तरफ देखता है और फिर अपने हाथ जोड़ते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है।
वहां पर मौजूद सभी अंश को बहुत अच्छे से जानते थे, तो अंश को ऐसे रोता हुआ देख सब उन तीनों को छोड़कर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। पर इस वक्त ना ही अंश को उन लोगों से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही उन तीनों को। तभी अंश रोते हुए उस दरगाह की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है कि मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हुई है और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप जो मर्जी वो सजा मुझे दीजिए, मैं बिना कोई शिकायत के उसे अपनाऊंगा, पर मेरी किए की सजा आप उसे क्यों दे रहे हो? इसमें तो उस मासूम की कोई गलती भी नहीं थी। मेरे आंखों पर तो झूठ की पट्टी चढ़ी हुई थी, पर आपने उसके साथ वो सब कुछ क्यों होने दिया? जब मैं उस बच्ची के साथ इतना बुरा कर रहा था तभी आप मुझे रोक सकते थे, मुझे सजा दे सकते थे, पर आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी नफरत की आग में उसे बुरी तरह से जला दिया और आज उसकी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने सुना है कि आपके दर पर जो भी आता है वो यहां से कभी खाली हाथ नहीं जाता। वैसे ही आज मैं आया हूं पहली बार आपसे कुछ मांगने, प्लीज उसे ठीक कर दो, उसे मेरी गलतियों की सजा मत दो। भले ही आप मेरी जान ले लो, मैं उसके लिए एक उफ तक नहीं करूंगा, पर मुझे मेरी जान की जान लौटा दो। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं सिवाय मेरी बच्ची के नूर के लिए मन्नत जो छोटा अंश भगवान से मांगता था। आज इतने सालों बाद दूसरी बार मैं कुछ मांग रहा हूं, प्लीज मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद नहीं जी पाऊंगा, मेरे लिए वो बेहद जरूरी है। भले ही मैं उससे कितनी ही नफरत क्यों ना कर लूं, पर आज भी मेरी जान उसमें बसी है। प्लीज उसे ठीक कर दीजिए, मैं इतने बड़े गिल्ट में नहीं जी पाऊंगा, इससे तो अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। प्लीज मुझे मेरी नूर लौटा दीजिए, प्लीज। आया तेरे दर पर तेरा ही दीवाना, आया तेरे दर पर तेरा ही दीवाना, दीवाना तेरा, 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 दीवाना तेरा। आया तेरे दर पर दीवाना, दीवाना, दीवाना। आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना। अंश को ऐसे रोता तड़पता देखकर उन तीनों के आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अंश को महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। तो अंश पीछे मुड़कर देखता है तो वहां इमाम खड़े होते हैं। तभी इमाम अंश के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, उठ जाओ बेटा। उनकी बात सुनकर अंश अपने पैरों पर खड़ा होता है। तभी इमाम अंश से आगे कहते हैं, बेटा ये खुदा का दरबार है और यहाँ आने वाला कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, यहाँ आने वाले सब उस खुदा के लिए एक जैसे ही है। अगर तुमने कुछ भी बुरा किया है और तुम मान रहे हो कि तुमने किसी के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया है, इसका मतलब इस वक्त तुम्हारे अंदर जो रूह आत्मा है वो नापाक है। तुम्हें सबसे पहले अपनी रूह को पाक करना होगा, तुम्हें अपने दिल को साफ करना होगा, और जिस पल तुमने अपने रूह और दिल को साफ कर लिया ना, उस पल देखना खुदा तुम्हारे दिल से निकलने वाली सारी दुआओं और मुरादों को पूरी करेंगे। क्योंकि किसी के दिल से अगर सच्ची दुआ निकलती है ना, तो उस दुआ को खुदा भी पूरा करते हैं। इमाम की बात सुनकर अंश अपने आंसू पोंछते हुए उनसे पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा? क्या मुझे एक मौका मिल सकता है अपने गुनाहों को सुधारने का, उसका प्रायश्चित करने का? तभी इमाम चंद सेकंड्स के लिए अंश के चेहरे की तरफ देखते हैं और उन्हें उसके चेहरे पर गिल्ट और पछतावा साफ साफ नजर आता है। तभी इमाम अंश से कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें भी एक मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि वो खुदा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। जैसे उनके लिए उनके बाकी बच्चे हैं वैसे ही तुम भी हो। हम इंसान ही है बेटा, और गलतियां, गुनाह जो है ना, वो हम इंसानों से ही होते हैं। बाकी अपनी उस गलती को सुधारना है या फिर उसे भूलकर आगे बढ़ना है, ये भी हमारे ही हाथ में होता है। पर तुमने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी गलती को कबूल करके उसे सुधारना चाहते हो, तो ठीक है, इस नेक काम में वो खुदा भी तुम्हारी मदद करेंगे। पर याद रखना, मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है, तो इस मौके को तुमने अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इमाम की बातें सुनकर अंश उनसे कहता है, मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा बाबा, प्लीज आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा जिससे अल्लाह मेरी मन्नत पूरी कर दे और मेरी जान को मुझे वापस लौटा दे। तभी इमाम अंश की तरफ देख उससे कहते हैं, इम्तिहान देना होगा बेटा तुम्हें, और वो जरा भी आसान नहीं होगा। इस इम्तिहान को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत दर्द भी सहना पड़ सकता है। अगर तुम्हारे प्यार में सच में ताकत और सच्चाई है तो ये इम्तिहान भी तुम आसानी से पार कर जाओगे और तुम्हारी जो भी मुराद है उसे वो खुदा पूरी करेंगे। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो अपने प्यार का इम्तिहान देने के लिए? इमाम की बात सुनकर अंश बिना एक पल भी गवाए उनसे कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ बाबा। भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर ये टेस्ट मैं जरूर दूंगा। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं वो सब कुछ करूंगा। तभी इमाम अंश की तरफ देख उससे कहते हैं, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर इमाम दरबार से बाहर आते हैं और दरगाह में ही कहीं जाते हैं और वो चारों अंश,
अलेक्स, ईशान और अथर्व उनके पीछे पीछे ही होते हैं। तभी इमाम एक जगह पर आकर रुकते हैं जहां पहले से ही बहुत लोग इकट्ठा हुए थे और वहां का माहौल भी बहुत ही गर्म था। तभी इमाम एक तरफ इशारा करते हुए अंश से कहते हैं, तुम्हें इन दहकते हुए अंगारों पर चलना होगा, वो भी नंगे पैर। तो अभी बोलो, क्या तुम ये इम्तिहान दे पाओगे? मैं इसके लिए तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा बेटा, ये तुम्हारा फैसला होगा। इमाम की बात सुनकर वो चारों उस तरफ देखते हैं जहां अभी इमाम ने इशारा किया था। अपने आगे का नज़ारा देखते ही उन तीनों, ईशान, अथर्व और अलेक्स, के होश उड़ जाते हैं। तो वही अंश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। अंश बस अपनी लाल आंखों से उन दहकते हुए अंगारों की तरफ ही देख रहा था। उन आग में तपते हुए अंगारों को देखकर एक पल के लिए अंश की रूह भी कांप गई थी। पर तभी उसके सामने वो सब आता है जो उसने इन 12 सालों में उस मासूम सी बच्ची के साथ किया था और जिसका नतीजा वो बच्ची आज हॉस्पिटल में पड़ी अपनी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही थी। तभी बिना किसी देरी के अंश इमाम से कहता है, मैं इस दहकते हुए अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूं बाबा। मैं वो हर इम्तिहान दूंगा जिससे मेरी नूर की जान बच जाएगी। अंश की बातें सुनकर इमाम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। तो वही वो तीनों अंश की बातें सुनकर गहरे सदमे में चले जाते हैं। धन्यवाद। एपिसोड 17, अद्वितीय वीर सिंह। अंश की अग्नि परीक्षा। वही लंदन, यूके में हम देख पा रहे थे कि एक बड़े से 5 स्टार होटल के एक आलीशान वीआईपी रूम में एक लड़का अपने पेट के बल सोया हुआ था। उसकी कमर से नीचे तक की बॉडी बेडशीट से ढकी हुई थी। तो वही वो शर्टलेस सोया था जिसकी वजह से उसकी सफेद पीठ कमरे में पड़ रही हल्की सी रोशनी की वजह से अभी चमक रही थी। वो लड़का बड़ी चैन से सो रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है जो अभी उस बेड के साइड में मौजूद टेबल पर रखा हुआ था। फोन की रिंगटोन की वजह से उस लड़के की नींद डिस्टर्ब होती है और वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने फोन को रिसीव करता है। वो लड़का अपने फोन को स्पीकर पर रखकर चिल्लाते हुए आगे वाले शख्स से कहता है, स्पीक नाउ इडियट, अदरवाइज आई वाई डिस्कनेक्ट दिस फोन का। उस लड़के की भयानक आवाज सुनते ही आगे से वो शख्स उससे कहता है, I apologize for disturbing your sleep sir, but I wanted to remind you that you have to leave for Mumbai। उस शख्स की बात सुनकर वो लड़का अपनी बंद आंखें खोलता है और फिर अपने फोन में टाइम चेक करता है। जैसे ही उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है वो अपनी ऊंची और सर्द आवाज में उस शख्स पर चिल्लाता है जो इस वक्त दूसरी तरफ से लाइन पर था। वो लड़का उस शख्स पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, Are you stupid or lost your brain somewhere हा? मैंने तुम्हें कहा था ना टू रिमाइंड मी, your 10 seconds 8 मिस्टर नी मेहता, और मुझे मेरा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने वालों से सख्त नफरत है। इसका मतलब तुमने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना, तो आई एम कटिंग योर 10 months सा आ रही। ये तुम्हारी छोटी सी गलती थी तो छोटी सी पनिशमेंट मिली, बट अगर आगे से तुमने ध्यान नहीं रखा ना नील तो मैं तुम्हारे पूरे साल की सैलरी कट कर दूंगा। एज यू नो कि अद्वितीय वीर सिंह को उन लोगों से कितनी नफरत है जो उसका बेवजह टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे लिए मेरा टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। यू गेट इट? तभी आगे से नील डरी सहमी हुई आवाज में अद्वितीय से कहता है, वाई यस सर आई गॉट इट एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। सॉरी सर। तभी अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में नील से कहता है, नील मार्क, अद्वितीय का पर्सनल बॉडीगार्ड से कहकर मेरा जेट रेडी करवाओ, मैं अभी अगले 15-20 मिनट में यहां से निकल रहा हूं। अद्वितीय का ऑर्डर सुनते ही वो बेचारा चुपचाप अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और झट से अपनी तरफ से फोन कट कर देता है। इधर ये अद्वितीय अपनी बॉडी पर से वो बेडशीट उठाता है और फिर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जाता है। तो ये है हमारे कहानी के दूसरे या फिर मेन हीरो, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। अद्वितीय वीर सिंह। अद्वितीय की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, अंश से भी ज्यादा। उसकी हेज आइज, बहुत शार्प एंड प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स, दूध सा सफेद रंग और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी मस्क्यूलर बॉडी एंड 6 पैक्स अब्स, 6 फीट 3 इंच की हाइट, शार्प जोइनेस और उस पर उसके पतले पिंक लिप्स। अद्वितीय के सीने दिल पर एक तिल था जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम दिखने में मदद करता था। बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह पर्सनालिटी थी उसकी। अद्वितीय की उम्र लगभग 28-29 के बीच में ही थी, पर इतनी छोटी सी उम्र में ही उसमें बहुत ज्यादा मैच्योरिटी और समझ आ गई थी। आज अद्वितीय के पास सब कुछ था सिवाय उसके माँ बाप के, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा होने की वजह से उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था जिसे वो अपना कह सके। पर हाँ, उसकी लाइफ में 2 लोग ऐसे थे जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था और यहाँ तक कि वो दोनों के लिए भी अद्वितीय उनकी जान से बढ़कर था। वैसे ये 2 लोग कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। अद्वितीय के पेरेंट्स की मौत जब वो सिर्फ 10 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और तब से वो अकेला उन 2 शख्स की मदद से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा।
उसे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना था, जिसमें उसके डैड वीर का सपना था कि उनका बेटा आगे जाकर उनका सारा बिजनेस संभाले, और दूसरी तरफ अद्वितीय की मम्मा आदिति का सपना था कि उसका छोटा सा बेटा उसके जैसा ही सबसे बेस्ट डॉक्टर बने, कि उनकी वो खुद एक नंबर 1 सर्जन थी। अद्वितीय को अपने डैड और मम्मा दोनों का ही सपना पूरा करना था, तो उसने उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। वैसे तो अद्वितीय का दिमाग बहुत तेज होने की वजह से उसने अपनी स्टडी वक्त से पहले ही पूरी कर ली, और फिर सबसे पहले अपनी मम्मा का सपना पूरा करने के लिए उसने मेडिकल की स्टडी पूरी करके उसमें सर्जन की डिग्री हासिल की, और फिर अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए उसने थोड़ी बिजनेस की ट्रेनिंग लेकर अपने डैड का बिजनेस भी संभाला। ये दोनों चीजें एक साथ संभालते हुए उसे पहले बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन दो लोगों के सपोर्ट की वजह से उसने सब कुछ हासिल कर लिया। आज अद्वितीय वीर सिंह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल सर्जन भी था, पर उस पर इस वक्त बिजनेस का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसने अपने पहले प्रोफेशन सर्जन से थोड़ी दूरी सी बना ली थी। पर आज भी उसमें वही काबिलियत थी जो बाकियों में होती है, और आज भी वो बहुत ही इमरजेंसी और क्रिटिकल केसेस ऑपरेशंस अटेंड करता था। इस वक्त अद्वितीय सिर्फ अपने बॉक्सर पर था, तो बिना समय गवाए वो वहां से बाथरूम की तरफ चला जाता है और कुछ 10 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आता है। अभी सिर्फ एक टॉवल उसकी कमर पर लटक रहा था। वो जल्दी से अपने ब्लू कलर के 3 पीस सूट में रेडी होता है और फिर वहां से निकल जाता है, पर जब अद्वितीय बाहर आता है उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की सांसें तेज हो जाती है। तभी एक लड़की वहां मौजूद दूसरी लड़की से कहती है, Have you seen him that he is a very hot and most sexiest boy like every gear wishes, but he has so muppisode attitude and ego, he did not even give the gear as a bouquet. I wish his gear friend I can become, but he was not ready to be my friend, so the matter of his becoming my boyfriend is very far away. Evit yaar, it is not in my hook, but how okay that gear why be, that she why take him as her boyfriend a husband. दूसरी लड़की भी अपनी फ्रेंड की बातों से सहमत होती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं, और इधर अद्वितीय भी उसके प्राइवेट जेट में मुंबई के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अजमेर शरीफ दरगाह में अथर्व अंश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, नो अंश, तू ये नहीं करेगा। देख यार, यहाँ आग में जलता हुआ अंगारा है और ये कोई मजाक नहीं है भाई, प्लीज। और वैसे भी क्या गारंटी है कि तेरे ये करने के बाद हमारी नूर ठीक हो जाएगी। अथर्व की बात सुनकर अलेक्स और ईशान भी अपना सिर हिलाते हैं। तभी वहां खड़े इमाम अथर्व की तरफ देख मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, उसके करिश्मे पे कभी सवाल नहीं करते बेटा। वो जो भी करते हैं और जैसा भी करते हैं वो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तभी ईशान इमाम की तरफ देख उनसे कहता है, नहीं, फिर भी नहीं। तभी ईशान अंश की तरफ देख गिड़गिड़ाते और रोते हुए उससे कहता है, प्लीज भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, और आप डॉक्टर हो यार, तो आप इस तरह के अंधविश्वासों पर कैसे विश्वास कर सकते हो। प्लीज भाई, आप ऐसा मत करो, आपको बहुत तकलीफ होगी। नूर को ठीक करने का हम दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। तभी अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के ईशान से कहता है, हाँ तू बिल्कुल सही है इशू की डॉक्टर। रेयांश इस तरह के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी नूर के रेयू करते हैं, और इस वक्त मैं कोई डॉक्टर नहीं पर सिर्फ मेरी बेबी लव का रेयू हूं, जो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। ... रही बात मेरे दर्द और तकलीफों की, तो मैंने जितने उस मासूम को दर्द दिए हैं ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहिए इशू। अगर मेरे इसी रास्ते पर चलने से वो ठीक हो जाएगी तो मुझे ये भी मंजूर है। मानता हूं कि वो पूरी तरह से दिमाग से ठीक नहीं होगी, पर उसकी जान तो बचेगी ना, और मेरे लिए वही काफी है, बाकी मैं खुद उसके लिए हूं। वो तीनों अंश को समझाने की कोशिश करते हैं, पर अंश नहीं मानता और आखिर में वो तीनों हार मान लेते हैं। तभी अंश उस दहकते हुए अंगारों की तरफ बढ़ता है जो अभी उनसे थोड़ी दूरी पर नीचे जमीन पर ही बिछाए हुए थे। उस अंगारों की आंच उन्हें इतनी दूरी से ही महसूस हो रही थी, पर अंश बिना उसकी परवाह किए उन अंगारों की तरफ बढ़ रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग अंश को वहां उस हालत में देखकर बहुत चौंक गए थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले या फिर उनसे कोई सवाल पूछे। भले ही इस वक्त अंश पूरी तरह से टूटा हुआ था, पर अभी भी उसका ऑरा हमेशा की तरफ डेंजरस और सर्द था। वो सभी बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अंश की तरफ ही देख रहे थे, जो अभी ठीक उन अंगारों के सामने खड़ा था। अभी से ही गर्मी की वजह से अंश की हालत बिगड़ने लगी थी। पहले से ही उसे तेज बुखार था और उस पर उसने पिछले 1.5 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अंश को जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, थोड़ी सी भी गर्मी से उसका हाल बुरा हो जाता था, और तो और उसका दूध सा सफेद शरीर पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता और उसके शरीर पर गर्मी से रैशेस पड़ जाते थे। इसीलिए जब भी अंश ओटी से या फिर ऐसी जगह पर से आता था जहां बहुत गर्मी होती है, तो वहां से वापस आते ही अंश सबसे पहले कोल्ड शॉवर लेता था, क्योंकि उसकी स्किन भी थोड़ी सेंसिटिव थी। अंश को बहुत अच्छे से पता था कि उससे हल्की सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, पर उसके आगे तो आग में दहकते हुए अंगारे थे जो अंश के लिए बेहद नुकसानदायक थे।
पर फिर भी अपनी चिंता किए बिना अंश जैसे ही अपना एक पैर उठाता है और उन अंगारों पर रखता है, तभी उसकी एक भयानक चीख निकलती है, मम्मा। उस चीख के साथ अंश झट से अपना पैर वापस खींच लेता है। अब तक उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन अंगारों की आंच अंश को और ज्यादा बेहाल बना रही थी। पर तभी उसके आगे नूर का चेहरा आता है और अंश खुद से कहता है, नहीं, मुझे ये करना ही होगा, मैं नूर को कुछ नहीं होने दे सकता। मेरी जान है वो और मुझे वो सही सलामत चाहिए। नूर आपके रेयू आपको कुछ नहीं होने देंगे बेबी, फिर उसके लिए मुझे ये भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तभी अंश अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखता है और फिर घबराते हुए कहता है, तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अंश, आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए पर मेरे बेबी लव को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अंश अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, मैंने अब तक उसे सिर्फ दुख और तकलीफें दी है बाबा जी, आज पहली बार मैं उसके लिए कुछ करने जा रहा हूं, तो इसमें आप मुझे हिम्मत देना और मेरे साथ रहना ताकि मैं ये इम्तिहान भी बिना किसी रुकावट के पार करूं। अंश एक बार उन अंगारों की तरफ देखता है और फिर बड़ी हिम्मत करके उस पर फिर से अपना एक पैर रखता है। अपने पैर को रखते ही अंश की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। पर अंश इस बार अपना पैर वापस नहीं लेता पर अपना दूसरा पैर भी उन दहकते हुए अंगारों पर रखता है। उस यूं अंगारों पर चलता हुआ देख वो तीनों बेबस होकर वही खड़े रहते हैं। तभी ईशान रोते हुए अथर्व से कहता है, अथु भाई, अंश भाई को गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती, पर अभी देखो ना कैसे वो बिना डरे इस आग पर चल रहे हैं। तभी अथर्व अंश की तरफ देखता है जो अभी बहुत हिम्मत के साथ बिना अपनी परवाह किए धीरे धीरे उन अंगारों पर चल रहा था। तभी अथर्व ईशान की तरफ देख उससे कहता है, बेटा इसे ही तो प्यार की ताकत कहते हैं ना। अंश तो नूर के पैदा होने के पहले से ही उससे प्यार करने लगा था, तो इतनी जल्दी उसका प्यार कैसे खत्म हो सकता है। हाँ, वक्त ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वक्त के साथ उसका प्यार कहीं खो गया था पर मिटा नहीं था और ना कभी मिटेगा। हम सबको पता है कि अंश का गुस्सा बहुत बुरा है और उसने नूर के साथ जो भी किया वो उसी गुस्से की वजह से किया, पर आज भी उस बच्ची में अंश की जान बसती है, वरना आज वो नूर के लिए यहाँ अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। अंश को सजा देने का हक सिर्फ नूर को है जिसके साथ इसने बुरा किया है, और अभी जो अंश कर रहा है वो बस एक छोटा सा प्रायश्चित है, पर उसका अंश का असली फैसला तो वो बच्ची ही करेगी। अथर्व की बात सुनकर ईशान सिर्फ अपना सिर हिलाता है और अंश की तरफ देखता है जो अभी भी उस दहकते हुए अंगारों पर चल रहा था। तभी वो तीनों उनके पीछे से किसी की बातें सुनते हैं, जहां एक आदमी दूसरे से कहता है, मैंने सुना था कि रेयांश सिंह राठौड़ बहुत खतरनाक है और जिससे उसकी दुश्मनी होती है ना उस इंसान को वो जीते जी नर्क दिखा देता है, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसके लिए इस हद तक जा सकते हैं कि सीधे उन जलते हुए कोयलों पर चलने के लिए राजी हो गए। तभी दूसरा आदमी उसकी बात से सहमत होते हुए उससे कहता है, हाँ, कितनी खुशकिस्मत होगी ना वो लड़की जिसको इतना प्यार करने वाला इंसान मिला जो उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इन अंगारों पर चल रहा है। उन दोनों की बात सुनते हुए वो तीनों अंश की तरफ देखते हैं जो बस अपने दर्द को दबाए उन अंगारों पर चल रहा था। धन्यवाद। एपिसोड 18, अद्वितीय की बेचैनी और घबराहट। अद्वितीय मुंबई में द स्काई लाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। नूर को अब तक होश नहीं आया था और इसी वजह से वो सब मायरा, सारा, रागिनी, आर्यन और आरव अभी बहुत डरे हुए थे। अंश की तरह मायरा ने भी अब तक कुछ भी नहीं खाया पिया था और उसके साथ बाकियों का भी यही हाल था। नूर को होश ना आता देख मायरा और सारा बस रोए ही जा रही थी, वो वही रागिनी और आर्यन उन दोनों को संभाल रहे थे। आईसीसीयू में इस वक्त मायरा नूर के पास बैठी हुई थी और उसके साथ आरव भी था, पर वो नूर की रिपोर्ट्स पढ़ने में बिजी था। तभी अचानक से नूर की सांसें ऊपर नीचे और बहुत तेज होने लगती है। नूर को ऑक्सीजन मास्क लगाया था पर उसके बावजूद भी उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नूर की बिगड़ती हालत देख मायरा डर जाती है और आरव की तरफ देखते हुए उससे कहती है, भाई डॉल को देखो ना, वो कैसे कर रही है। मायरा की बात सुनकर आरव नूर की तरफ देखता है और जब वो नूर को सिंकिंग करते हुए देखता है वो खुद घबरा जाता है। आरव नूर के पास आता है और उसे चेक करते हुए कहता है, ओ फुके, बच्ची की हालत बिगड़ रही है। तभी वो मायरा की तरफ देख उससे कहता है, मायरा गो आउटसाइड, आई नीड टू एपिसोड एक हर। पर मायरा अपना सिर ना में हिलाती है, जिसे देखकर आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मायरा पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, मायरा मैंने कहा अभी के अभी बाहर जाओ, इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, जाओ। आरव मायरा पर चिल्लाता है जिसकी वजह से मायरा रोते हुए बाहर चली जाती है, तो वही आरव अपनी टीम के साथ नूर की हालत को थोड़ा स्टेबल करने में लग जाते हैं। वही अद्वितीय के प्राइवेट जेट में अद्वितीय इस वक्त अपने लैपटॉप में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा था, पर तभी अचानक से उसे बहुत घबराहट होने लगती है और यहाँ तक कि उसका माथा भी पसीने से भीग जाता है।
पूरे प्लेन में एक्ट चालू होने के बावजूद भी वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तभी मार्क अद्वितीय का बॉडीगार्ड की नज़र अद्वितीय पर पड़ती है और वो अद्वितीय को ऐसे देखकर थोड़ा डर सा जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब अद्वितीय की अचानक से ऐसी हालत हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मार्क और नील ने अद्वितीय को ऐसे बहुत बार देखा था, पर परेशानी की बात यह थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अद्वितीय के साथ ये सब हो क्यों रहा था, जबकि वो फिजिकली बहुत फिट और हेल्थी था। अद्वितीय को ना कोई बीमारी थी और ना ही कोई बुरी आदत जिसकी वजह से उसकी ऐसे अचानक से तबीयत खराब हो जाए। तभी मार्क थोड़ी परेशानी भरी आवाज में अद्वितीय से पूछता है, सर आर यू ऑक? इस पर अद्वितीय मार्क की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आई डोंट नो मार्क, मुझे घबराहट हो रही है यार, जैसे हमेशा होती है, पता नहीं क्यों बट आज दिल बहुत घबरा रहा है। तभी अद्वितीय अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूं मैं, तो ये बेचैनी कैसी? इतना कहकर अद्वितीय अपनी आंखें बंद करते हुए बस वैसे ही रहता है, पर तभी अचानक से उसकी बंद आंखों के कोने से कुछ आंसुओं की बूंदें बाहर लुढ़क कर गिरती है, जिसे देखकर मार्क और नील भी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अद्वितीय वीर सिंह खुद कभी रोता नहीं था, पर हाँ उसकी वजह से बाकी सबको रोना जरूर पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ द स्काई इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आरव बाहर आता है और उसके बाहर आते ही वो चारों रागिनी, आर्यन, सारा और मायरा आरव की तरफ आते हैं। तभी सारा आरव से पूछती है, भाई नूर कैसी है अभी? वैसे ये सवाल तो सारा ने पूछा था, पर उसका जवाब उन तीनों को भी चाहिए था। आरव उन सब की तरफ देखता है और फिर उन्हें चिंता भरी आवाज में बताता है, नूर की हालत वक्त के साथ और बिगड़ रही है, ऐसे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नूर के लिए ये वक्त सच में बहुत दिक्कतों भरा है, पर अभी के लिए वो स्टेबल है, बट आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर आरव फिर से आईसीसीयू में चला जाता है। वही अजमेर शरीफ दरगाह में अंश बड़ी मुश्किल से उन दहकते हुए अंगारों का एक राउंड पूरा करता है, पर तभी वो तीनों अथर्व, ईशान और अलेक्स जबरदस्ती से उसे उन अंगारों पर से नीचे उतारते हैं। तभी इमाम वहां आते हैं और उन चारों से कहते हैं, अभी शायद खुदा तुम्हारी दुआ कबूल कर ले बेटा। एक काम करो बच्चों, आज के लिए यही रुक जाओ, क्योंकि कल यहाँ बाबा का बहुत बड़ा उर्स लगने वाला है, तो कल तुम सच्चे दिल से अगर उनसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर देंगे। इमाम की बात सुनकर वो तीनों अंश की तरफ देखते हैं और फिर ईशान अंश से पूछता है, भाई क्या आप यहाँ रुकना चाहते हो? इस पर अंश बिना किसी इमोशन के ईशान से कहता है, अगर मेरे यहाँ रुकने से नूर ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ अपनी पूरी जिंदगी रुकने के लिए तैयार हूँ। अंश की बात सुनते ही अलेक्स अंश से कहता है, ओके सर, तो मैं आप तीनों के यहाँ रुकने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके आता हूँ। अलेक्स वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी अंश अलेक्स को रोकता है और फिर इमाम की तरफ देख उनसे पूछता है, बाबा क्या आज रात के लिए हम यही दरगाह में रुक सकते हैं? इमाम उन्हें हाँ में जवाब देते हैं और वो तीनों भी अंश के साथ दरगाह में ही रुकते हैं। ऐसे ही टाइम रात बीत जाता है। अगली सुबह अद्वितीय का प्राइवेट जेट सुबह सुबह ही इंडिया में लैंड हुआ था, पर अभी भी उसका दिल वैसे ही घबरा रहा था। इस वक्त अद्वितीय मुंबई में उसके अपने शहर में था, पर अभी भी उसकी बेचैनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो नील की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, नील आज तो महाशिवरात्रि है ना? नील अपना सिर हाँ में हिलाता है और तभी अद्वितीय उससे और साथ में मार्क से कहता है, तो चलो मंदिर चलते हैं। वो दोनों भी अपना सिर हिलाते हैं और फिर वो शिव मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में, है वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आंख जो खोले तो ढाई कहर, तो बोलो हर हर हर, तो बोलो हर हर हर। अद्वितीय की गाड़ी एक बहुत बड़े शिव मंदिर से थोड़ी दूरी पर आकर रुकती है, क्योंकि महाशिवरात्रि की वजह से आज सभी मंदिरों में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। वही आज उस शिव मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया था जहां अद्वितीय आया था, और वहां मंदिर के बाहर बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें भी लगाई हुई थी। आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, अंतर मंतर तंत्र जागी, है सर्वत्र के स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी, इसी की इसी की इसी की वाणी, इसी की इसी की इसी की वाणी। सबसे पहले मार्क उस गाड़ी से बाहर आता है और फिर वो वहां जमी भीड़ को देखता है, और पीछे जहां इस वक्त अद्वितीय बैठा हुआ था, मार्क गाड़ी के पीछे का विंडो नॉक करता है, जिसकी वजह से अद्वितीय विंडो का ग्लास नीचे करता है। तभी मार्क अद्वितीय से कहता है, सर हमें गाड़ी यही पार्क करनी होगी, आगे बहुत भीड़ है तो पैदल ही जाना होगा। मार्क की बात सुनकर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर मार्क अद्वितीय के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है, तो अद्वितीय अपने मिस्टीरियस ऑरा के साथ बाहर आता है। उसके पीछे नील भी आता है। भांग धतुरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई।
वही शून्य है, वही इकाई जिसके भीतर बसता शिवा है। वैसे तो अद्वितीय भी अंश जैसा या उससे भी कहीं ज्यादा फेमस था, पर लोग उसके सामने आने से भी डरते थे क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही बेहद डरावनी पर आकर्षक थी। अद्वितीय अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस मंदिर की तरफ बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो मंदिर की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे वहां भीड़ जम रही थी, क्योंकि अद्वितीय को देखने के लिए सभी वहां इकट्ठा हो रहे थे। हाँ, वो बहुत ही मिस्टीरियस था, पर साथ में वो इतना ज्यादा हैंडसम और डैशिंग था कि एक नजर में ही सभी फीमेल्स का दिल आ जाता था उस पर। नागेंद्र हराया त्रिलोचानाया, भस्मंगा रागाया महेश्वराया, नित्याया शुद्धाया दिगंबराया, तस्मै नकाराया नम शिवाया, शिवा त्राहिमाम शिवा त्राहिमाम, शिवा त्राहिमाम शिवा त्राहिमाम, महादेव जी त्राहिमाम शरणागतम, तव त्राहिमाम शिवा रक्षामम, शिवा रक्षामम शिवा त्राहिमाम। अद्वितीय उन सबको इग्नोर करके और उस भीड़ को चीरते हुए बस उस मंदिर की तरफ ही बढ़ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कौन देख रहा है या फिर उसके आगे कौन है। अद्वितीय को बस अपने काम से मतलब होता था, तो आज भी वो किसी को कोई अटेंशन न देते हुए बस उस मंदिर में चला जाता है और फिर अपने जूतों को नीचे उतारकर मंदिर के अंदर आता है। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है। महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है झांकी, जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है, आग से जलना है कैलाशी, शक्ति जिसकी दर्द की प्यासी है, प्यासी हाँ प्यासी। वैसे तो मंदिर के अंदर भी लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, पर अद्वितीय को अपने वक्त की कुछ ज्यादा ही वयू थी, जिसकी वजह से वो लाइन में घंटों तक खड़े रहने के बदले वीआईपी एंट्री से सीधा शिव जी के दर्शन करने पहुंच गया। अद्वितीय का और ही कुछ इस तरह का था जिससे मंदिर में मौजूद सभी लोग बहुत डर रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोले। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नंद उसी का बम बम बोले। तभी अद्वितीय शिव जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है, मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये सिर्फ आज ही नहीं पिछले कई सालों से हो रहा है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा हूँ भोलेनाथ। कल पता नहीं क्यों तो मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा सिर्फ कल ही नहीं पर अभी इस वक्त भी हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरी जान, मेरी सांसें छीनने की कोशिश कर रहा है। आप तो शायद सब कुछ जानते होगे ना, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कोई तो जरूर है जिसे मेरी बहुत जरूरत है, पर कौन आई डोंट नो। भोलेनाथ, अगर मेरा शक सही है तो आप जल्दी से उस इंसान को मेरे सामने लाइए, पर अभी के लिए उसे सही सलामत रखिए। जब तक मैं खुद उस इंसान का पता नहीं लगा लेता तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल आपको करनी होगी। हर हर महादेव। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवा है। तो बोलो हर हर हर। अद्वितीय वहां अंदर जाकर शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करता है और अभिषेक के साथ साथ थोड़ी पूजा भी करता है। पूजा करने के बाद अद्वितीय वहां मौजूद दान पेटी में कुछ पैसे दान के रूप में डालकर एक आखिरी बार शिव जी के आगे हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। जाकर विनाश जा जाके कैलाश, जाकर विनाश जा जाके कैलाश। तो बोलो हर हर हर। जा जाके कैलाश जाकर विनाश, जा जाके कैलाश जाकर विनाश, जा जाके कैलाश जाकर विनाश। वो तीनों मंदिर से निकलकर सीधे गाड़ी के पास आते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से पैराडाइज अद्वितीय के मैंशन का नाम के लिए निकल जाते हैं। यक्ष स्वरूपाय जट्टाधराय, पिनाका हस्ताथाय संथानाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। धन्यवाद। एपिसोड 19। नूर अभी खतरे से बाहर है। अद्वितीय को द स्काई इन्हीं हॉस्पिटल जाना है। पैराडाइस में अद्वितीय इस वक्त उसके रूम में रेडी हो रहा था कि तभी दो लोग उसके रूम में आते हैं। हाँ, ये वही दोनों थे जो अद्वितीय के लिए सबसे करीबी थे। वो दोनों लड़के ही थे और दिखने में दोनों ही अद्वितीय से उम्र में थोड़े बड़े दिख रहे थे। अद्वितीय उसके रूम में इस वक्त अपने बालों को सेट कर रहा होता है, तभी उन दोनों में से पहला लड़का अद्वितीय से कहता है, अद्वितीय का निकनेम जिससे सिर्फ और सिर्फ वो दोनों लड़के ही उसे बुलाते थे, तू अभी तो आया है और आते ही कहाँ जा रहा है, कम से कम एक दिन तो रेस्ट कर लेना। तभी वो दूसरा लड़का भी पहले वाले से सहमत होते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ अदू भाई सही बोल रहे हैं, तू आज कहीं नहीं जा रहा है, पूरे 2 हफ्ते से वहां यूके में था, पता नहीं ढंग से खाया भी होगा या नहीं और ठीक से सोया भी नहीं होगा तू, तेरे चेहरे पर ये सब साफ साफ दिख रहा है। उन दोनों की बात सुनकर अद्वितीय उनकी तरफ देखता है और फिर पहले वाले से कहता है,
युवी भाई मैं घर पर नहीं रुक सकता, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और फिर अद्वितीय दूसरे लड़के की तरफ देख उससे कहता है, आयु भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने वहाँ ठीक से खाना भी खाया और अपनी नींद भी पूरी कॉम्पेटे करता था मैं। शायद आप दोनों ये बात भूल गए हैं कि बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं खुद एक डॉक्टर भी हूँ, तो ऐसे में मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ। और वैसे भी मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दोनों सारी दुनिया को भस्म कर दोगे, तो डोंट वरी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अद्वितीय की बात सुनते ही आयु युवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये नहीं सुधरने वाला है भाई, कोई फायदा नहीं है, जाने दो। वैसे युवी की इच्छा तो नहीं थी अद्वितीय को कहीं बाहर जाने देने की, पर आयु की बात सुनकर वो ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और ये देखते ही अद्वितीय किसी छोटे से बच्चे की तरह उन दोनों पर टूट पड़ता है और वो दोनों भी अद्वितीय को कस के गले लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको हमारे अद्वितीय के दोनों भाइयों का छोटा सा इंट्रो करा देती हूँ ताकि आप लोग भी उन्हें जानो। तो सबसे पहले अद्वितीय के सबसे बड़े भाई जो है युवराज सिंह शेखावत, जिसे अद्वितीय और आयु प्यार से युवी भाई बुलाते हैं। वैसे युवी जैसा अद्वितीय और आयु के सामने था वो सब सिर्फ उन दोनों के लिए ही है। बाहर दुनिया वालों के लिए युवराज सिंह शेखावत एक जीता जागता जल्लाद है जो शायद ही किसी पर रहम करता होगा। युवी भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, पर अद्वितीय जितना नंबर 1 नहीं था। और उस पर सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे अद्वितीय से कोई भी जलन नहीं थी, उल्टा वो खुद अद्वितीय को आगे जाने के लिए मोटिवेट करता था। उसके बाद आते हैं हमारे अद्वितीय के छोटे पर उनसे बड़े भाई आयुष बजाज, जिसे दोनों युवी और अद्वितीय आयु बुलाते थे। आयु भी असल में बहुत ही ज्यादा रुड, अगडू और घमंडी किस्म का लड़का था, पर अपने दोनों भाइयों के लिए वो किसी सॉफ्ट टॉय से भी ज्यादा सॉफ्ट था, स्पेशली उसके अदू अद्वितीय के लिए। आयु मुंबई के टॉप नंबर 1 कॉलेज में प्रोफेसर था और आयु उस कॉलेज में सबसे कम उम्र का और सबसे हॉट हैंडसम प्रोफेसर था, जिसकी वजह से पूरी कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे लगी हुई थी, पर वो हमेशा लड़कियों से कोसों दूर भागता था। वैसे वो तीनों भाई लड़कियों के नाम से ही चिढ़ते थे। वैसे ये थी अद्वितीय की छोटी सी फैमिली जहां वो और उसके दोनों भाई थे। वैसे देखा जाए तो अद्वितीय की तरह वो दोनों भी अनाथ थे, पर आज वो एक फैमिली है। उन तीनों में ही खून का रिश्ता नहीं था, पर उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपने दिल से रिश्ता बनाया था, जो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा और अनमोल होता है। वो तीनों एक साथ पैराडाइस में ही रहते थे। अद्वितीय उन दोनों के लिए उनकी जान था, तो अद्वितीय के लिए वो दोनों उसके माँ बाप की तरह थे। वो अद्वितीय से उम्र में बस 2-3 साल बड़े थे, पर उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। उन दोनों को अद्वितीय की छोटी से छोटी जानकारी थी कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कब उसका मूड कैसा रहेगा, कब उसे ज्यादा गुस्सा आता है, सब कुछ। द स्काई इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ICCU में इस वक्त मायरा नूर के पास बैठी हुई थी और आरव वहां खड़ी नर्स को कुछ समझा रहा था कि तभी नूर की उंगलियां हिलने लगती है और मायरा का ध्यान नूर की उंगलियों की तरफ जाता है। नूर की उंगलियों को हिलता देख मायरा की आंखों में चमक आ जाती है और वो आरव की तरफ देख उससे कहती है, आरव भाई डॉल को देखो ना, उसे होश आ रहा है। उसने अपनी उंगलियां हिलाई। मायरा की बात सुनते ही आरव नूर के पास आता है और उसे चेक करने लगता है। नूर को चेक करने के बाद आरव मायरा की तरफ देखते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, लगता है अंश सर की विश भगवान ने सुन ली और उसे पूरी भी कर दी। नूर अभी खतरे से बाहर है और उसे बहुत जल्द होश भी आ जाएगा। आरव की बात सुनकर मायरा खुशी के मारे रोते हुए उससे कहती है, आप सच कह रहे हो ना भाई, मेरी डॉल ठीक है। आरव फिर से अपना सिर हिलाता है और उसका कंफर्मेशन मिलते ही मायरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं ये गुड न्यूज़ अंकल, आंटी और सारा को बता कर आती हूँ, पर आप यही रहना, डॉल कभी भी उठ सकती है। आरव मायरा को हाँ बोलता है और मायरा पहले नूर की तरफ देखती है और फिर बाहर की तरफ भागती है। ICCU के बाहर वो तीनों अभी भी चुप बैठे हुए थे, तभी मायरा भागते हुए आर्यन के पास आती है और सीधा उसके सीने से लगकर रोने लगती है। मायरा को ऐसे रोता हुआ देख वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं और तभी आर्यन मायरा से अपनी कांपती हुई आवाज में पूछता है, मायू क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भागती हुई क्यों आई और रो क्यों रही हो? न नूर वो ठीक है। तभी मायरा अपनी नम आंखों से आर्यन और साथ में रागिनी और सारा की तरफ देख उन्हें बताती है, डॉल बिल्कुल ठीक है, वो अभी खतरे से बाहर है अंकल। अभी मैंने उसकी उंगलियों को हिलता हुआ देखा और जब भाई ने उसे चेक किया तो उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारी डॉल ठीक है और बहुत जल्द उसे होश आ जाएगा। मायरा की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तभी रागिनी आर्यन से कहती है, आर्यन आप उन लोगों को फोन करो और बताओ कि नूर ठीक है। आर्यन अपना सिर हिलाता है और तुरंत अपना फोन निकालकर उसमें ईशान का नंबर डायल करता है। वही अजमेर शरीफ दरगाह में
अंश इस वक्त दरगाह पर अपना माथा टेके हुए था, तभी ईशान को आर्यन का फोन आता है तो ईशान उसका फोन उठाता है और जब आर्यन ईशान को नूर के खतरे से बाहर होने की बात बताता है तो खुद ईशान को यकीन नहीं होता, पर तभी उसे अथर्व की और इमाम की बातें याद आती है जो उन्होंने बोली थी कि प्यार में बहुत ताकत होती है और खुदा भी करिश्मे दिखाते हैं। आर्यन की बात सुनकर ईशान फोन कट कर देता है, तभी अथर्व थोड़ा डरते हुए ईशान से पूछता है, इशू किसका कॉल था और क्या कहा उन्होंने? तभी ईशान अथर्व की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई डैड का कॉल था और उन्होंने कहा कि कोष्टक। अचानक से ईशान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए अथर्व और साथ में अलेक्स से कहता है, नूर अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर है और उसे कभी भी होश आ सकता है। भाई अंश भाई का प्यार जीत गया और ला लिया उन्होंने उनकी जान को मौत के मुंह से वापस। अथर्व और अलेक्स भी अपना सिर हिलाते हैं और तभी ईशान अंश की तरफ देखता है जो इन सब बातों से अनजान अभी भी दरगाह पर अपना सिर झुकाए बैठा था। तभी ईशान अथर्व से कहता है, भाई अंश भाई को बताना होगा ना। अथर्व अपना सिर हिलाता है और वो लोग अंश को सब कुछ बताते हैं जिसे सुनकर अंश के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तभी अंश उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अभी प्लीज जल्दी से वापस चलो, मुझे मेरी नूर के पास जाना है। वो तीनों अपना सिर हिलाते हैं और इमाम से मिलने के बाद और दरगाह में एक आखिरी बार अपना माथा टेक कर अल्लाह का शुक्रिया करने के बाद वो लोग वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अपने दोनों पैर बुरी तरह से जले हुए होने की वजह से अंश को एक कदम भी चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, मानो उसकी जान निकल रही थी, पर उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अथर्व और अलेक्स ने अंश को सपोर्ट देते हुए उसे पकड़ा था, उनकी ही सपोर्ट की वजह से अंश चल पा रहा था, वरना उसकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी रह सके, फिर चलना तो बहुत दूर की बात थी। वही पैराडाइस में इस वक्त वो तीनों हॉल में थे, तभी आयु अद्वितीय से पूछता है, वैसे अदू तुझे जाना कहाँ है, तू ऑफिस जा रहा है क्या? तभी अद्वितीय आयु के सवाल का जवाब देते हुए उससे पूछता है, भाई मुझे ऑफिस तो नहीं जाना था, असल में मुझे 10 काय इन हॉस्पिटल जाना है। Actua why on the very special request of Dr. Reyansh Singh Rathod, I am going there because he needs my HP in a very important surgery. उन्होंने लास्ट वीक ही मुझे ये रिक्वेस्ट की थी और आप दोनों को तो पता है कि जब बात किसी भी पेशेंट्स की जान बचाने की आती है तभी मैं खुद ही अपने डॉक्टर मोड में आ जाता हूँ। अद्वितीय की बात सुनने के बाद वो दोनों अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी युवी अद्वितीय के कंधे पर हल्के से टैप करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहता है, We know Adu and for this we always feel very proud on you, keep it up my boy. Now डॉक्टर अद्वितीय वीर सिंह, हम दोनों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हर बार की तरह इस बार भी तू सक्सेसफुल रहेगा, तो अभी जा और बचा ले एक और जिंदगी आज। युवी की बात सुनकर अद्वितीय के हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाले चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो हंसते हुए उन दोनों से कहता है, भाई हॉस्पिटल जाते जाते मैं एक बार ऑफिस भी चला जाता हूँ, क्योंकि 15 दिनों से मैंने वहाँ अपना पैर तक नहीं रखा, तो सभी एम्प्लॉइज के तो मजे ही चल रहे होंगे कि बॉस नहीं है तो जैसे चाहे वैसे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी जाकर जरा देखूं तो सही कि मेरे पीछे मेरे ऑफिस का क्या हाल है। चलो अभी मैं निकलता हूँ। अपने दोनों भाइयों को एक बार गले लगाने के बाद अद्वितीय वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आयु युवी की तरफ देख उससे कहता है, भाई आज बेचारे एम्प्लॉइज की तो क्लास ही लगने वाली है, अदू उन सब की बैंड बजाएगा क्योंकि उसके लिए उसका टाइम और काम सबसे पहले आते हैं और बाकी सब बाद में। युवी भी आयु की बातों से सहमत होता है और बाद में वो दोनों भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। धन्यवाद। एपिसोड 20 नूर को आया होश। नूर की मम्मा कहाँ है? द स्काई लाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। जैसे ही अंश की कार हॉस्पिटल के मेन डोर के आगे आकर रुकती है वैसे ही अंश उस गाड़ी से नीचे उतरता है और फिर बिना अपनी हालत और जले हुए पैरों की चिंता किए वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर भागता है। अंश के पैर जले हुए थे जिस वजह से उसने अपने शूज नहीं पहने थे, तो वो अभी नंगे पैर ही आईसीसीयू की तरफ भागे जा रहा था। अंश को ऐसे भागता हुआ देख वो तीनों भी उसके पीछे भागते हैं और उस हॉस्पिटल में अभी जितने भी लोग मौजूद थे वो अंश को ऐसी हालत में देखकर जैसे किसी सदमे में ही चले गए थे। जब अंश आईसीसीयू के पास आता है उसे वहां आर्यन और रागिनी खड़े दिखते हैं, पर जैसे ही उन दोनों की नजर अंश पर पड़ती है तो बाकियों की तरह उन दोनों को भी उसे ऐसे देखकर गहरा सदमा लगता है। तभी रागिनी अंश के पास आती है और जैसे ही वो अंश के गाल को पकड़ती है उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती है। रागिनी अंश का पूरी तरह से लाल हो चुके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहती है, ये क्या हालत बना ली है बेटा तुमने, और बुखार कितनी ज्यादा है तुम्हें अंशु? तभी उसकी नजर अंश के पैरों की तरफ पड़ती है और वो कांपते हुए उससे कहती है, ये तुम्हारे पैरों को क्या हुआ, ये इतने जल कैसे गए अंशु? इस पर अंश रागिनी की तरफ देख उससे कहता है, मॉम ये सब बाद में, पहले मुझे नूर को देखना है। इतना कहकर अंश सीधे आईसीसीयू के अंदर चला जाता है और वो तीनों वहां आते हैं।
जब रागिनी उनसे पूछती है तो वो बिना कुछ छिपाए रागिनी और आर्यन को सब कुछ बता देते हैं। इधर आईसीसीयू में अब तक नूर को होश आ चुका था और उसके साथ अभी मायरा, सारा और आरव था। पर जब अंश अंदर आता है और नूर की तरफ देखता है तभी नूर किसी बच्चे की तरह रो रही होती है। तभी अंश उन तीनों मायरा, सारा और आरव से अपनी सख्त आवाज में पूछता है, ये क्या हो रहा है यहाँ? अंश की आवाज सुनते ही वो चारों अंश की तरफ देखते हैं। अंश को वैसे देख वो तीनों भी घबरा जाते हैं तो नूर अंश को देखकर उसकी तरफ जाती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आप ही वो हो ना जिसने नूर को उन गंदे अंकल से बचाया था, तो आपको ये भी पता होगा ना कि नूर की मम्मा और रेयू कहाँ है, तो आप बताओ ना। नूर अपने हाथ से उन तीनों की तरफ इशारा करती है और अपनी बहती हुई नाक को फुलाते हुए उससे कहती है, उन तीनों से पूछ रही है पर वो लोग नूर को नहीं बता रहे हैं कुछ भी, आप बताओ ना। नूर को मम्मा चाहिए प्लीज। नूर को ऐसे रोता हुआ देख अंश को भी तकलीफ होती है और फिर वो नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, बेबी इस वक्त आपकी मम्मा तो ना नहीं है यहाँ। अंश की बात सुनते ही नूर छोटे से बच्चे की तरह अपने नीचे वाले होंठ को आगे करती है और उसकी प्यारी और नीली आंखों में अभी पानी भर जाता है। तभी नूर अंश की तरफ देख बड़ी मासूमियत में उससे पूछती है, कहाँ गई नूर की मम्मा? आप उनको लेकर आओ, नूर को मम्मा चाहिए। बेचारी बच्ची फिर से अपनी माँ के लिए रोने लगती है और उसे ऐसे रोता हुआ देख अंश झट से नूर को अपनी बाहों में ले लेता है। नूर अंश की बाहों में रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी जो थी, नूर को मम्मा ला दो। अंश अपने जले हुए पैरों की वजह से उस सख्त फर्श पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उस पर अंश का सिर भी अभी चकरा रहा था, पर अंश को यह डर था कि कहीं उसकी वजह से नूर ना गिर जाए। इसीलिए अंश नूर को उस रूम में एक तरफ मौजूद सोफे पर बिठाता है, खुद भी उसके पास बैठता है। शायद इस वक्त अंश की बॉडी में जितनी भी बची हुई हिम्मत थी वो भी अभी जवाब दे रही थी, पर उसकी परवाह किए बिना अंश नूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, बेबी आप रो क्यों रहे हो, क्योंकि आपकी मम्मा तो अभी सबसे सेफ प्लेस पर है। नूर अंश की तरफ अपने सवाल भरी नजरों से देखती है, जिसे देख अंश अपनी गहरी लाल आंखों को बंद करता है। जब अंश अपनी आंखें खोलता है वो नूर की तरफ देख उससे कहता है, आपकी मम्मा अभी भगवान जी के पास है जहां से वो आपको इस वक्त देख रही है। अंश की बातें सुनते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपना सिर नामे हिलाते हुए उससे कहती है, नो, नूर की मम्मा कहीं नहीं गई है, वो यही होगी, आप नूर के साथ मजाक कर रहे हो ना। नूर को पता है मम्मा यही कहीं छुपी हुई है, नूर ढूंढेगी मम्मा को। इतना कहकर नूर सोफे पर से उठती है और फिर रूम से बाहर भागती है। नूर को ऐसे भागते हुए देख उन तीनों के पसीने छूटने लगते हैं और अंश बिना अपने पैरों की चिंता किए रूम से बाहर भागता है, पर जब वो तीनों बाहर आते हैं तभी वो देखते हैं कि नूर रागिनी की बाहों में है। नूर को रागिनी के पास देखकर उन चारों की जान में जान आती है। तभी नूर रोते हुए रागिनी की तरफ देखती है और सुबकते हुए उससे पूछती है, माँ, नूर जब छोटी थी तभी वो रागिनी को माँ और आर्यन को पापा बुलाती थी, नूर की मम्मा कहाँ है? तभी नूर अंश की तरफ इशारा करती है और रागिनी से अंश की शिकायत करते हुए कहती है, इन्होंने नूर से बोला कि मम्मा भगवान जी के पास है। ये झूठ है ना, और नूर की मम्मा यही है ना, आप बोलो ना माँ। नूर की बात सुनकर रागिनी अंश की तरफ देखती है जो खुद रो रहा होता है। तभी रागिनी नूर के चेहरे को पकड़ते हुए उससे कहती है, बेटा उन्होंने आपसे जो भी बोला वो सब सच है। नूपुर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, पर बेटा वो आज भी हमारे बीच में है ना, उसकी जगह हमारे दिलों में है जो कोई नहीं छीन सकता। नूर बस रोते ही जाती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो रागिनी की तरफ देख उससे पूछती है, माँ नूर के रेयू कहाँ है, और मायू, दिदू, भाई ईशान, भाई और दी, अथर्व और सारा, सब कहाँ है? नूर को रागिनी और आर्यन के अलावा कोई भी याद नहीं था, और रहता भी कैसे क्योंकि इन सब के चेहरे जो बदल चुके थे। नूर के सवाल को सुनकर आर्यन नूर के पास आता है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस वो सब यही है आपके सामने। नूर इधर उधर देखने लगती है पर उसे कोई नहीं दिखता, तो वो फिर से आर्यन की तरफ देख उससे पूछती है, कहाँ पापा? तभी आर्यन उन पांचों की तरफ देखता है और फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, ये रहे बेटा। आर्यन अंश की तरफ इशारा करते हुए नूर से कहता है, ये है आपके रेयू और उनके लेफ्ट साइड आपकी दिदू और इशू भाई और उनके पीछे आपके भाई और दी। आर्यन की बात सुनते ही नूर उन पांचों की तरफ देखती है और फिर आर्यन से कहती है, नहीं ये लोग नहीं, ये तो बिग है, पर वो लोग तो छोटू थे। तभी रागिनी नूर के गाल पकड़ते हुए उससे कहती है, नूर आप खुद को तो देखिए बेटा, अब आप भी बिग बेबी हो गए हो और वो पांचों तो आपसे बहुत बड़े हैं, तो क्या वो अभी भी छोटू बेबीज ही होंगे? नहीं ना। रागिनी की बात सुनकर शायद नूर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो पहले अपने खुद की तरफ देखती है और फिर उन पांचों की तरफ देख खुद से कहती है, अरे हाँ अभी नूर भी बिग बेबी नहीं, बेबी नहीं गर्ल, हाँ अभी नूर भी बिग गर्ल हो गई है, तो वो सब भी बिग हो गए होंगे।
इसका मतलब माँ और पापा सही बोल रहे हैं। नूर अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए अंश की तरफ देखती है और उससे पूछती है, आप सच में नूर के रेयू हो? अंश अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से नूर की तरफ बढ़ता है और फिर उसके बिल्कुल आगे खड़े होकर अपना सिर हाँ में हिलाता है। जैसे ही अंश अपना सिर हाँ में हिलाता है, नूर रागिनी की बाहों की गिरफ्त से निकलकर अंश के ऊपर कूद पड़ती है। नूर के अचानक से कूदने से अंश एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाता और उसके जख्मी पैरों की वजह से उसे इतनी तकलीफ होती है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वो अपनी आवाज और सिसकियों को दबाए रखता है और नूर को कसके पकड़ता है ताकि वो नीचे गिरे ना। अंश के चेहरे पर जो दर्द इस वक्त झलकता है उससे सबको ये तो पता चल जाता है कि अंश के लिए अभी उस दर्द को सहना नामुमकिन सा हो रहा था, पर वो नूर के लिए चुप था ताकि अंश को दर्द में देखकर कहीं नूर ना डर जाए। तभी नूर अंश की गर्दन में अपना चेहरा छिपाए रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है, रेयू नूर की मम्मा, मम्मा। तभी अंश नूर के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, बेबी लव, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, बट हम माँ के लिए प्रे जरूर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहे हमेशा हैप्पी रहे। राइट। नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है और रोते रहती है। नूर अंश से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। नूर के दोनों हाथ अंश के गले में डले हुए थे, तो नूर के दोनों पैर अंश की कमर से लिपटे हुए थे और अंश ने भी नूर को उसके हिप से पकड़ा हुआ था क्योंकि नूर की पीठ अब भी जख्मी थी। अंश को पता था कि नूर चुप कैसे होती है और सोती कैसे है, तो अंश नूर को उसी पोजीशन में पकड़े इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उस दौरान अंश की दर्द के मारे जान निकल रही थी, पर उसे कुछ होश नहीं था, वो तो बस नूर को चुप कराने में लगा हुआ था। अंश नूर को उसी पोजीशन में पूरे 40-45 मिनट तक पकड़े रखता है और फिर जब नूर की सिसकियां बंद हो जाती है, तभी अंश बिल्कुल धीरे से नूर की तरफ देखता है जो इस वक्त सो चुकी थी, पर रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। तभी आर्यन अंश के पास आते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, अंशु बच्ची सो चुकी है, अब ला मैं इसे पकड़ता हूँ। तू अपनी हालत देख बेटा, ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। तभी अंश अपनी धीमी आवाज में आर्यन से कहता है, नहीं डैड। जैसे ही वो आपके पास जाएगी वैसे ही उसकी नींद टूट जाएगी और फिर रोने लगेगी। आप रहने दो, मैं इसे अपने रूम में लेकर जाता हूं और फिर वहां सुला दूंगा। इतना कहकर अंश जब एक कदम आगे चलता है तभी अचानक से उसको चक्कर आता है, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी अथर्व अंश पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, पागल हो गया है क्या तू अंश? तुझे चक्कर आ रहे हैं और ढंग से चला भी नहीं जा रहा है तुझसे। ऐसे में तू इस बच्ची को कैसे लेकर जाएगा? ला नूर को दे, अगर तुझे चक्कर आ गया तो तू नहीं संभाल पाएगा दोनों को। अथर्व नूर को लेने के लिए अपने हाथ आगे करता है, तभी अंश उसकी तरफ देख उससे कहता है, नहीं मैं इसे किसी को नहीं दूंगा और ना ही इसे कुछ होने दूंगा। बहुत तकलीफ दी है मैंने इसे, पर अभी मेरी वजह से इसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। भले ही मुझे दर्द हो पर इसकी नींद नहीं टूटेगी। इतना कहकर अंश धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है और फिर वहां से 29वें फ्लोर पर उसकी कैबिन में आता है। अंश के पीछे पीछे वो सभी लोग थे क्योंकि जैसी हालत अंश की इस वक्त थी उसे देखकर सबको यही डर लग रहा था कि कहीं बीच रास्ते में ही अंश नूर को ना गिरा दे और खुद ना गिर जाए। धन्यवाद।